Hello ADPians, welcome to ADP Star, the super learning platform. Myself Harsh Malav, and today we are going to have some interesting topics and that are function, inverse trigonometric function and limits. तो बच्चों आज मैं आपको इन टॉपिक्स में बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बहुत सारे शॉर्ट तरीके बताने वाला हूँ कैसे हम सवाल में ये चीज़ पता लगा पाएंगे कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी उस चैप्टर की होगी या नहीं होगी। जैसे फंक्शन की बात करें तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, वन वन होगा कि नहीं होगा, मैनी वन होगा कि नहीं होगा, इवन ऑड में भी कई बार ऐसा होता है कि हम गलती कर देते हैं। तो आई एम गोना टेल यू सम ऑफ द ट्रिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स। मैं सारे चैप्टर्स की आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको मेंस के सवाल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। तो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहली चीज़ हम फंक्शन में बात करने वाले व्हाट, सबसे पहले बात करने फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। भाई फंक्शन की डेफिनेशन ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि फंक्शन इज अ रूल विच करस्पॉन्ड्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सही बात है। फंक्शन इज अ क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे सेट बनाने की बात करूं यहां पे, फंक्शन इज अ रूल विच करस्पॉन्ड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो फंक्शन मेरा डिफाइन है, ए से लेके बी तक डिफाइन है, और फंक्शन अगर मेरा ए से लेके बी तक डिफाइन है तो इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे अगर मुझे एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4 और यहाँ पे दे रखी ए बी सी डी, इस तरीके से 1 को मैंने बी से रिलेट कर दिया, 2 को ए से, 3 को सी से और 4 से डी से। तो ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू a unique element of set B, then it is a function। या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को एक और बार कि अगर आपने कोई भी डायग्राम बनाया और वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, वर्टिकल लाइन टेस्ट करने का मतलब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, यानी द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इफ दैट लाइन इज कटिंग दैट ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट देन इट इज नॉट अ फंक्शन। वो फंक्शन नहीं होगा। अगर केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही होगी तो वो फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x cos x tan x, ये सब क्या है, फंक्शंस है। ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको डोमेन के बारे में बताता हूं। अच्छा, फंक्शन की कोडोमेन क्या होती है? अगर मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक डिफाइन कर रहा हूं बालक, ठीक है, ए से लेके बी तक डिफाइन कर रहा हूं, तो ए क्या होगा बताओ, व्हाट इज ए? ए विल बी डोमेन सर, B will be codomain sir, it will be codomain and this will be domain। तो फिर रेंज कहां पे आएगी, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले हम डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज डोमेन? डोमेन होता क्या है भाई साहब? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइन। x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि जैसे अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी आ गई, that should be greater than equal to 0। 1 upon something लिखा हुआ आ गया, तो 1 upon something लिखा हुआ गया, जो नीचे something लिखा हुआ है that should not be equal to 0। चलिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। अगर मुझे इसकी डोमेन निकालनी है किसकी, fx की, fx है 1 upon cos x, इस तरह से लिखा हुआ है, fx बराबर है 1 upon cos x। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो कोई बच्चा मुझे बताएगा इसकी डोमेन क्या होगी? एनीबडी ऑफ यू। चलिए कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं? Raise your hand if you are saying the domain will be all real numbers। Raise your hand। आप कहते हैं कि डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर्स होगी। रेज योर हैंड। तो जो लोग बोल रहे हैं कि डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर होगी, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है आप 1% भी सही नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप 1 अपॉन ए को डिफाइन करना चाहते हैं, अगर आप 1 अपॉन ए को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का क्या ध्यान रखना है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि ए डिफाइन होना चाहिए, ए शुड बी डिफाइंड। अब जैसे यहाँ पे 1 बाय cos x है, तो 1 बाय cos x में अगर x का मैं 90 का मल्टीपल पुट कर दूंगा, यानी x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो cos x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, दिस विल बी कंप्लीटली अनडिफाइंड। अब कुछ बच्चे आएंगे और वो मुझसे बोलेंगे, सर एक बात हमारी भी दिल से सुन लो सर, आप ही बोल रहे हो सर, हमारी दिल की व्यथा सुनो थोड़ी सी। मैं बोलूंगा बोल बेटा क्या है? वो बच्चा बोलेगा सर ये 1 अपॉन cos x है, why cannot we write this as cos x? यही तो गेम है,
यही तो गेम है, आप इसको cos x नहीं लिख सकते। अगर आपको डोमेन निकालना है तो आई विल एडवाइज यू, प्लीज 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 द फंक्शन शुड बी सेम। आप फंक्शन के साथ छेड़छाड़ ना करें, अगर आपने फंक्शन में छेड़छाड़ करी तो फिर खत्म है वहीं पे। तो डोमेन निकालते वक्त इन बातों का ध्यान रखिए, ये बहुत छोटी सी बात है वैसे तो। डोमेन निकालना हर बच्चे को आसान लगता होगा जो मेंस की और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि लगता है। डोमेन निकालना बहुत ही आसान है, पर मैंने भी बात उन चीजों पे की है जो की पॉइंट्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट की पॉइंट्स, जहां पे आप गलती कर सकते हो। तो आपको गलती करने से बचाना मेरा परम कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को मैं निभा रहा हूं कि 1/1 cos x लिखा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखना कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a शुड बी डिफाइंड, बट इन दिस केस a इज नॉट डिफाइंड व्हेन cos इज x का वैल्यू 2n + 1 π/2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, है ना। अल्टीमेटली आपको cos x ही दिख रहा होगा, पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ऑलवेज फाइंड द डोमेन, ऑलवेज फाइंड द डोमेन इन द ओरिजिनल फॉर्म द क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में डोमेन निकालो बालक, वरना गलत हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए एक फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, ये x + 2 है और इनटू में x - 2 लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक fx है। तो इस fx को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर x² - 4। यस और नो? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये अंडर रूट के अंदर x + 2 है, ये अंडर रूट के अंदर x - 2 है, ये अंडर रूट के अंदर x² - 4 है, दोनों एक ही तो बात है। दोनों की डोमेन निकाल के देखना आप, दोनों की डोमेन निकाल के देखना आप। पहले वाले की डोमेन कैसे निकालोगे? दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो पहले वाले की डोमेन आ जाएगी x > -2, दूसरे वाले की डोमेन आ जाएगी x > 2। तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का डोमेन निकालना है, दैट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तो ये भाई साहब बोल रहे -2 या -2 से बड़ा, ये भाई साहब बोल रहे 2 या 2 से बड़ा, तो अल्टीमेटली दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2 या 2 से बड़ा। पर अगर इसकी डोमेन निकालोगे x² - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x + 2 × x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी -∞ से -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। अलग आ गई ना? आ गई अलग? आई कि नहीं आई अलग? तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि फंक्शन जो है जिस ओरिजिनल फॉर्म में दिया होता है उसी ओरिजिनल फॉर्म में उसकी डोमेन निकाली जाती है। अगर आपको ये बात पता है देन वेरी गुड, शाबाश। तो ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था, होप यू गाइस आर क्लियर। अब कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा इसका आंसर क्या होगा। r विल बी इक्वल टू रेंज, डोमेन विल बी इक्वल टू r - 2n + 1 π/2। आप π/2 के मल्टीपल नहीं ले सकते क्योंकि उस केस में cos x से हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। डोमेन के बारे में कुछ और बातें बता दूं मैं आपको। भाई डोमेन में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हम log a to the base b की बात करते हैं, ये बच्चों सभी को पता होगा कि log a to the base b डिफाइन कब होता है। log a to the base b को डिफाइन करने के लिए a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट, टेल मी व्हाट, है ना, क्या होता है? तीसरी बात बताओ, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। b 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लॉग डिफाइन हो जाएगा, लॉग की डोमेन डिफाइन हो जाएगी। अच्छा, एक और फंक्शन होता है एनसीआर को कैसे डिफाइन करते हैं? एनसीआर को कैसे डिफाइन करते हैं बबुआ? एनसीआर को डिफाइन करने के लिए n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r, राइट। n का वैल्यू r के बराबर होगा या r से बड़ा होगा। n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, करेक्ट, एंड r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात कहा सर आपने, बिल्कुल ऐसा ही होता है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक और बात, n, r बिलोंग्स टू कैपिटल I। n और r क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये बात हम ध्यान रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो ये डोमेन में वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं, डोमेन में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक जो है वो रेंज होता है, रेंज निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितने सारे तरीके हो जाएं उतने तरीके आपको रेंज को बताऊं, बिकॉज वी आर हैविंग अ स्कैरसिटी ऑफ टाइम एंड इन दैट स्कैरसिटी ऑफ टाइम आई एम ट्राइंग टू डिलीवर माई बेस्ट। मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ें पढ़ पाएँ। बट वही है, आप बात समझ सकते हैं कि एक ही लेक्चर में इट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ आप क्लासेस में 30 क्लासेस लेता था मैं फंक्शन को पढ़ाने के लिए, वही मेरे को 30 मिनट और 40 मिनट में फंक्शन खत्म करना है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज के लिए मैंने कुछ सवाल लिए आपके सामने। तो रेंज की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे इसका रेंज निकालना है, इसका रेंज निकालना है और इसका रेंज निकालना है। देखो, रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे, है ना, 10-11 मेथड है रेंज निकालने के, है ना। तो कुछ मेथड में आपको मैं बताता हूं। जैसे सबसे पहला वाला मेथड क्या है, अगर आपके पास कभी भी फॉर्म आ जाए क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इस टाइप से, तो इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? ये हो जाएगा 3x² इंटू में y, प्लस का ये हो जाएगा 12xy इंटू में
12 इंटू एक्स वाई प्लस का 20y, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, होप सो आपको आता होगा ये सवाल। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ बच्चा एक जगह पे गलती कर लेता है, वो गलती बस मैं बता दूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, इट विल बी 3y माइनस का 1 प्लस का, अगर आप यहाँ बात करेंगे x कॉमन निकालने की, तो ये 12y आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का इट विल बी 20y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि x तो रियल है, x तो रियल है, x रियल है, इसका मतलब d क्या होना चाहिए, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 12y माइनस 4 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 3y माइनस 1 और c कितना है 2y प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व दिस गाइस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 6y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 36y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 इंटू ये बचेगा 6y इंटू में 2 और माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी 60y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 3y माइनस का 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 36y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस ये हो जाएगा 6 12 24y माइनस का 60y स्क्वायर प्लस का 20y माइनस का 3y प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको देखोगे तो ये माइनस का 24y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 24y ये रहा, ये आपका 17y बचेगा, तो 17y और ये हो गया प्लस का, और माइनस का 24y तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 7y और प्लस का 4 और प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉस माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये कर लेंगे। अब यहाँ पे पता है एक वैल्यू आएगी, क्लोज इंटरवल क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा क्लोज इंटरवल अल्फा से लेके बीटा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, क्लोज ब्रैकेट अल्फा से लेके बीटा। अब बात ये है कि क्लोज ब्रैकेट अल्फा से लेके बीटा आएगा तो y का वैल्यू जो है, अगर मैंने 1/3 पुट कर दिया, लेट अस सपोज मैंने इस पूरे सवाल में y की जगह 1/3 पुट कर दिया, क्योंकि अल्फा से बीटा में मेरे हिसाब से बीटा जो है वो 1/3 आएगा। बीटा अगर 1/3 आएगा तो बीटा पे 1/3 पे क्लोज लगा हुआ है, यानी 1/3 आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने y को 1/3 पुट किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/3 दैट इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20 दैट विल गिव यू 3x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 3 12x 3x स्क्वायर 12x 3x। वाह क्या रिजल्ट आया है, मजा आ गया। 20 बराबर -3, 20 बराबर -3, दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट, दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट, ये कतई एब्सर्ड रिजल्ट है, यानी नॉन एक्सेप्टेबल रिजल्ट है, नॉन एक्सेप्टेबल रिजल्ट है। अब ये वाला जो रिजल्ट आया ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो आपने y का वैल्यू 1/3 लिया था उस पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, उस पे ओपन ब्रैकेट आएगा, y का वैल्यू 1/3 के बराबर नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात को, y का वैल्यू 1/3 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए उस y पे चेक कर लेना क्या कोई आपको x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। सही बात है, किस y पे चेक करना है, जिस y पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो रहा होगा 0। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3y माइनस 1, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 1/3, वो पुट करके देख लेना इफ यू आर गेटिंग एनी x और नॉट, ऐसा कोई x मिल रहा है कि यहां से पॉसिबल, अगर है तो फिर तो ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है y बराबर साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप बताओ, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी कॉस इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x, ये तो होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 पुट कर दो, तो यह जाएगा आपका π/2 का क्यूब यानी π³ 8 माइनस का 3 कॉस इनवर्स x की जगह पुट कर रहा हूं मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x इंटू में साइन इनवर्स x और इंटू में कितना हो जाएगा π/2। अब आपको क्या करना है आगे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन साइन इनवर्स x में आ गया, पूरा फंक्शन साइन इनवर्स x में आ गया। तो पूरा फंक्शन अगर साइन इनवर्स x में आ गया तो एक टर्म साइन इनवर्स x की होगी, एक टर्म साइन इनवर्स x के स्क्वायर की होगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, साइन इनवर्स x में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बना लोगे, क्योंकि साइन इनवर्स x का स्क्वायर बनेगा, साइन इनवर्स x का टर्म आएगा, साइन इनवर्स x का कोएफिशिएंट देखेंगे, उसका हाफ करेंगे और उसके स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर, राइट। फिर स्टार्ट कहां से करेंगे, वहां से, कहां से, जहां से शुरुआत हुई थी। कहां से शुरुआत हुई थी कि साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, -π/2 से π/2, राइट। साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है बालक, -π/2 से लेके
प्लस पाई बाई टू। अब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाता है, तो उस इक्वेशन को फ्रेम कर लेना तो रेंज आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस कंप्लीटली। अच्छा, अब ये जो तीसरा चीज है वो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना। पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको मैथड सिखाया जाता है। मैथड कौन सा होता है? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। अच्छा, मेरा ही नाम है ना। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो बच्चा क्या करता है, बिना सोचे समझे उस मेथड को लगाने की कोशिश करता है। पर एक बात ध्यान रखना कि वो मेथड लगेगा या नहीं लगेगा, ये कैसे पता लगेगा क्या वो सही है मेथड? चलिए तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपको y दे रखा था, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तो व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने यहाँ पे 9 को ऐड कर दिया और 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और ये हो जाएगा माइनस का 9, राइट? इस तरह से लिख सकते हैं। आप इन दोनों में देख सकते हैं कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लग सकता है कि नहीं लग सकता? क्यों? कैसे पता लगा? नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, क्वांटिटी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है? तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाएंगे इन दोनों क्वांटिटीज में, तो ए एम तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूरे की पावर 1/2, तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, आ जाएगा ना 2 के बराबर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बचेगा 4 की पावर 1/2 इट विल बी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा 4 आएगा। अरे इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मिनिमम 4 के बराबर आएगा, तो पूरे का मिनिमम कितना आएगा? 4 माइनस 9। 4 माइनस 9 पर एक्चुअल में क्या होता है कि आपने इसका मिनिमम बोल दिया 4 के बराबर आएगा विदाउट चेकिंग। विदाउट चेकिंग का मतलब सर, विदाउट चेकिंग का मतलब मैंने आपको बात सिखाई थी कि अगर कभी भी आप इक्वालिटी को होल्ड करा रहे हो, यानी आपने 4 के बराबर बोला है, यू शुड चेक, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखना आप, यू शुड चेक के नंबर्स बराबर हैं कि नहीं आपस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 9 यह 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 के बराबर है या नहीं है, क्या यहां से कोई एक्स पॉसिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो इक्वालिटी कब होल्ड करती है? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम में इक्वालिटी होल्ड करती है जब नंबर्स बराबर होते हैं। यहां पे आप इक्वालिटी होल्ड करा रहे हैं, आप बोल रहे हो इसका मिनिमम वैल्यू 4 के बराबर आएगा, जरा चेक करके देखो नंबर्स आपस में बराबर है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू दिस, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक मिल जाएगा माइनस का 11 और एक मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 7, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 11 और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 7, ये तो पॉसिबल होता है, होता है कि नहीं होता? इज दिस पॉसिबल और नॉट मैन? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्स का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल आएगा ही नहीं, एक्स का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल आएगा ही नहीं, यानी दिस मेथड इज डिस्कार्डेड, दिस मेथड इज डिस्कार्डेड। और जहां पे आप खुशी खुशी आगे बढ़ गए होते और आप ये सोच रहे होते कि यार मेरा ये सवाल तो सही हो जाएगा, नहीं, इन बातों का ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। इफ यू आर अप्लाइंग एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इफ एनी ऑफ द क्वेश्चन टू फाइंड द रेंज ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट यू शुड चेक कि वो नंबर्स बराबर हैं कि नहीं है। नंबर्स अगर बराबर है देन यू आर गेटिंग अ फिजिबल रिजल्ट और नॉट। फिजिबल रिजल्ट का मतलब यू आर नॉट गेटिंग एनी एब्सर्ड रिजल्ट, यू आर गेटिंग एन एब्सर्ड रिजल्ट हियर। एब्सर्ड रिजल्ट ही तो मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है यार, एब्सर्ड होता है यार, कैसी बात कर रहे हो यार, ठीक है? चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, रेंज में कुछ बातें और ध्यान रखती हैं। अगर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सुनना मेरी बात को ध्यान से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे छोटू सी जगह लूंगा मैं, सॉरी सवाल है ना, छोटू सी जगह लूंगा, मुझे छोटी सी जगह दे दो। तो छोटू सी जगह क्या कहती है कि अगर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, यानी आपने उसका एफ डैश एक्स निकाला और एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ गया, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया, और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में, तो इसका जो रेंज आएगा बबुआ, तो इसका रेंज जो आएगा वो आएगा फंक्शन का वैल्यू ए से लेके बी तक, यही इसका रेंज होगा, एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक। यानी आपको कुछ नहीं करना, जो आपका फंक्शन था y बराबर एफ एक्स, उसमें x की जगह पुट कर एक बार a पुट कर दीजिए और उसमें x की जगह एक बार b पुट कर दीजिए, आप खुशी रेंज ले जाइए। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, ऑलवेज यू हैव प्रूव्ड इट इन द डोमेन, डोमेन मतलब a से लेके b तक दिया हुआ है, अगर इस इंटरवल में फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मींस, और फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, तो कंटीन्यूअस भी है तो f ऑफ a से लेके f ऑफ b उसका रेंज हो जाएगा, f ऑफ a से लेके f ऑफ b उसका रेंज हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 है और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना है 5 है, और f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा
है ना, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं रेंज 2 से लेके 5 होगा? यस और नो? यस और नो? यस ना? यस, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल गलत है आप। मैंने कब बोला फंक्शन कंटिन्यूअस है? मैंने कब बोला फंक्शन कंटिन्यूअस है? सर कंफ्यूज मत कीजिए, सर कंफ्यूज मत कीजिए, नहीं, दिस इज फॉल्स। मैंने कब बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है? फंक्शन का कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, तभी ऐसा होता है। ये मैंने ऐसे ही ले लिया ताकि आप याद रखें इस बात को, है ना। कई बार क्या होता है कि हम 10 अच्छी बातें बोलते हैं ना, वो याद नहीं रहती है, पर उन 10 अच्छी बातों में एक गंदी बात होती है ना, तो याद रहती है। सपोज मैं यहाँ पे 9 की टेबल लिखना स्टार्ट करूँ, इफ आई स्टार्टेड राइटिंग द 9 की टेबल, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, टिल 9 9 जा 81, 9 9 10 जा 80। मैंने 9 9 जा 81 को 81 ना लिख के 80 लिख दिया, तो सारे बच्चों का फोकस उस पर होगा, 9 × 9 80, है ना। जब हम 100 बार हेलमेट लगाते तब हमें पुलिस नहीं पकड़ती, जब एक बार हम नहीं लगाते तभी पुलिस पकड़ती है, तब सोचते साला हमारी किस्मत खराब है। ठीक है, तो ये रेंज हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और ये हो गया। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया, और फिर से वही बात, फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से लेके बी के बीच में, तो उसका रेंज जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी एफ ऑफ बी से लेके एफ ऑफ ए। इट माइट बी क्लियर टू एवरीवन, इट माइट बी क्लियर टू एवरीवन। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ये बहुत अच्छा मेथड होता है रेंज निकालने का, और कई बार ये मेथड लग जाता है, कई बार ये मेथड लग जाता है, जैसे जहां पे प्रूफ करना होता है ना, ऑन टू इन टू, है ना, उन चीजों में ये मेथड लग जाता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट मेरे को कुछ डायग्राम्स बनाना बताना है आपको कि tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3, कई बार काम आ जाते हैं, ऐसी इनइक्वालिटीज काम आ जाती है। tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3, ये हमारे पास सवाल है कि tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3, इसको बना के दिखाओ भाई साहब, इसको प्लॉट करके दिखाओ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं tan x का ग्राफ बना रहा हूं। आई एम मेकिंग द ग्राफ ऑफ tan x, है ना। tan x का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? ये आपका होता है प्लस का π/2, ये होता है माइनस का π/2, ये इस तरह से जाता है, यहाँ पे फिर से आएगा, ये हो जाएगा π/2, यहाँ पे बत करें तो ये 3π/2 हो जाएगा, और ये p हो जाएगा। ये फिर से ग्राफ इस तरह का सज जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल सही बात है ना, इस तरह से ग्राफ जाता है tan x का। अब आपको क्या चाहिए कि tan x का वैल्यू √3 से बड़ा है। अब tan x का वैल्यू √3 कब आता है पहले बताओ? जब x π/3 होता है। तो tan x का वैल्यू √3 से बड़ा आता है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, है ना, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका π/3, क्योंकि tan x का वैल्यू √3 मिल रहा है, tan x का वैल्यू √3 मिलता है। अच्छा, कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि tan x का पीरियड कितना होता है? tan x का पीरियड कितना होगा? जो लोग पाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, tan x का पीरियड पाई के बराबर होगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको चाहिए कि tan x का वैल्यू √3 से बड़ा है, यानी ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन सही है बालक। ऐसे ही पिछले वाले में ग्राफ में भी अगर वो इस तरह से आ रहा होगा ग्राफ, तो ये वाला पोर्शन, राइट। अब tan x का वैल्यू √3 से बड़ा हो जाए, तो यानी आपका इंटरवल क्या आएगा? tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3, तो आपका इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट π/3 से लेके ओपन ब्रैकेट π/2। तो सर आपने तो केवल इतना सा इंटरवल बता दिया, π/3 से लेके π/2, सर मजा नहीं आया, और भी बताओ सर, आगे और कोई इंटरवल आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, ये भी तो इंटरवल है, इससे पहले भी तो इंटरवल है, आगे इंटरवल आते जाएंगे, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है, और फंक्शन पीरियोडिक है इसका मतलब सोल्यूशन तो रिपीट करेंगे वापस से, पक्की बात है रिपीट करेंगे। तो इसका मतलब सर आंसर लिखा कैसे जाए? आंसर हमेशा आपको पता है क्या करना है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ले लो, इसको बोलते हैं पीएस। पीएस का मतलब होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन मैं क्यों बता रहा हूं, कई बार ये छोटे छोटे सवालों में बातें काम आ जाती है, और मैं नहीं चाहता कि इन बातों की वजह से आपका सवाल छूट जाए। इतनी छोटी सी बात के लिए आपका सवाल छूट जाए, आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूं कि वो सवाल हो जाए। तो ये लो, ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, मुझे लिखना है जीएस। जीएस का मतलब हो गया जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन अगर आप लोगों को लिखना है तो वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या, ये हो जाएगा n π + π/3 से लेके n π + π/2 ओपन ब्रैकेट। सर ये कैसे लिखा? tan x का पीरियड कितना होता है? पाई। tan x का पीरियड कितना होता है? पाई। तो कुछ नहीं करना, जो पीरियड होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल दोनों तरफ ऐड कर देना है। जो पीरियड होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल दोनों तरफ ऐड कर देना है। जैसे कि मैं sin x की बात करूं, sin x का पीरियड 2π होता है, तो मैं दोनों तरफ अगर ऐड कर रहा होता तो क्या ऐड कर रहा होता? 2nπ ऐड कर रहा होता, राइट। क्या ऐड कर रहा होता? 2nπ ऐड कर रहा होता। तो ये मैंने पहला वाला ग्राफ बता दिया। अब दूसरा वाला ग्राफ देखिए, 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस का 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको अगली स्लाइड में बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे डायग्राम वायग्राम भी बन जाएंगे। चलो मैं बता ही देता हूँ। 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस का 1, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, देखना ये मजा आने वाला है। अभी तो पिक्चर बाकी है बहुत, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरुआत की हमने, है ना। कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट बताएं आपको, जिससे क्या होगा कि आपका फंक्शन जो है
वो बढ़िया फंक्शन करें, है ना, आपका फंक्शन बढ़िया फंक्शन करे, ठीक है। तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बालक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डायग्राम कैसे बनता है? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डायग्राम कैसे बनता है? 0 से 1 के बीच में ट्रैवल करता है कि नहीं करता? ऐसे ऐसे तो ट्रैवल करता है, 0 से 1 के बीच में तो ट्रैवल करता है ना। तो आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए बताओ? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि ये 1/3 हो जाए, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू 1/3 से बड़ा हो जाए, तो 1/3 यहां पे मिलेगा, दिस इज 1/3, ये आपका 1/3 आएगा यहां पे, 1/3 से बड़ा हो जाए। अब 1/3 से बड़ा हो जाए इसका मतलब ये वाला पोर्शन, सही बात है। ऐसे ही आगे बढ़ोगे, मतलब y बराबर 1/3, सॉरी हमने गलत ले लिया, ये y बराबर 3 नहीं होगा बच्चों, y बराबर 3 आपका कौन सा पोर्शन होगा? ये एक लाइन आ रही होगी इस तरीके से, दिस विल बी y इज इक्वल्स टू 1/3, इससे ऊपर वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन भी होगा, यानी ये वाला पोर्शन भी होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन कितने बच्चे बता सकते हैं? ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के डायग्राम में जितनी भी लाइंस आपको दिखाई दे रही है सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, ये 0 है, ये 1 है, चलो x बराबर क्या होता है ना, x बराबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, होता है कि नहीं होता? अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो 0 हो जाएगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होगा? x के बराबर। यानी पहली लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर x। पहली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? क्योंकि फ्रैक्शनल y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x that will be equal to x minus greatest integer of x। जब x 0 से 1 के बीच में जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो ये लाइन y बराबर x है। अगर ये लाइन y बराबर x है तो y का वैल्यू 1/3, तो x का वैल्यू भी कितना आएगा? 1/3। सर पहले भी तो वही लिखा था, इट्स ओके। अब आपको ये देखना है कि 1/3 से बड़ा कब होगा? इस वाले इंटरवल में। तो कहां तक जाएगा? क्लोज ब्रैकेट 1/3 से लेके 1 ओपन ब्रैकेट। ये कौन सा सोल्यूशन है? ये कौन सा सोल्यूशन है भाई? ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। आपको क्या चाहिए? जनरल सोल्यूशन। अगर आपको जनरल सोल्यूशन चाहिए तो कैसे लिखोगे बताओ? x बिलोंग्स टू, क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं? n+1/3 से लेके n+1। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए मेरे दिल की भावना को, है ना? अगर आप समझ गए ये बात तो बस ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड जो होता है 1 होता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 होता है तो क्या ऐड करेंगे? उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करेंगे। जैसे वहां पे पीरियड पाई था तो n पाई ऐड किया था, तो इसका पीरियड 1 होता है। आप समझ गए होंगे क्या ऐड किया है? n। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले सिग्नम फंक्शन की। बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन जब भी यूज हो, एक बात ध्यान रखना, सिग्नम ऑफ एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मात्र और मात्र 3 वैल्यूज आती है। कौन कौन सी आती है बच्चों बताओ? एक 1 आती है, एक 0 आती है, एक -1 आती है। 1 कब आती है? जब x 0 से बड़ा होता है। 0 कब आती है? जब x 0 होता है, ये x 0 छोटा होता है, ठीक है। x जब 0 से छोटा होगा तो -1, x जब 0 से बड़ा होगा तो 1, और x बराबर 0 होगा तो ये। चलो इसका वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस का 9? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 का वैल्यू क्या होगा? कितने लोग बोलते हैं 1 के बराबर होगा? हाँ सही है। अच्छा चलो, है ना, इस तरह से आपने बता दिया कि सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 का वैल्यू 1 के बराबर आएगा। यानी जैसे ही अंदर ऑब्जर्व किया आपने, कई बार क्या होता है बच्चों, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जहां पे आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आती है। वो दिक्कत आती है कि आपने कंटिन्यूटी का सवाल देखा और डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल देखा। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि कई बार आपको ये चीज दिखाई देती है, सिग्नम। सिग्नम देखते बच्चा निकल लेता है वहां से चुपचाप साइड में। नहीं, अरे सिग्नम देखा तो मजा आया, सिग्नम के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी 0 से बड़ी है तो उसको 1 पुट करने का रे बाबा, और सिग्नम के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी 0 के बराबर है तो उसको 0 पुट करने का, और अगर वो 0 से छोटी है तो उसका वैल्यू -1 पुट करने का। काहे इतना लोड लेते हो? सिग्नम को देख के इतना डरने का काहे को? नहीं डरने का। यहां पे अगर रेंज की बात की जाए तो व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन? यानी 3 ही तो वैल्यू मिल रही है, तो रेंज विल बी 1 0 -1। डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू r, डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू r। अब आता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डायग्राम बहुत आसान है। अगर आप सिग्नम का डायग्राम बनाओगे तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। x जब 0 से बड़ा होगा ये 1 के बराबर होगा, जब x 0 होगा तो ये 0 के बराबर होगा। अरे तू कहां से आ गया, चल फुट यहां से। हाँ, और x जब 0 के बराबर 0, तो x जब 0 से छोटा होगा तो ये -1 के बराबर होगा, यानी ऐसे y बराबर -1, ये -1, ये +1 और यहाँ पे 0, राइट। फिर तू बदमाश, हाँ बदमाशी नहीं कर मेरे साथ, फोड़ दूंगा तेरे को। हाँ, तो एक हो गया -1,
और एक हो गया 1 और एक हो गया 0। ये आपका सिग्नम का डायग्राम हो गया। डोमेन देख सकते हैं R। डोमेन का मतलब क्या होता है? ग्राफ एक्स एक्सिस में जितना ट्रैवल कर रहा है, वाई एक्सिस में जितना ट्रैवल करेगा, दैट विल बी द रेंज। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको। अच्छा, एक प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, इसका वैल्यू 0 होता है जब x इंटीजर होता है, और -1 होता है जब x इंटीजर नहीं होता है। और एक और बात ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? x माइनस 1। पता है ना ये बात? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1 या लेस देन इक्वल टू x। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक जगह पे काम आती है, आपको याद आ रहा होगा। सैंडविच बनाते हैं ना अपन, क्या बनाते हैं? सैंडविच। सैंडविच बनाते हैं, कहां पे बनाते हैं सैंडविच? लिमिट्स में। स्क्वीज एंड प्ले थ्योरम, स्क्वीज एंड प्ले थ्योरम पढ़ते हैं अपन, है ना, वहां पे अपन इसको यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कई बार काम आ जाती है सवालों में। चलिए तो GIF की बात कर लेते हैं। होप सो आपको सबकी वैल्यू पता होगी। व्हाट इज द GI ऑफ 9.99? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज GI ऑफ 9.99? यस, इट इज एब्सोल्युटली 9। व्हाट इज द GI ऑफ माइनस 9.99? Those who are saying it is -10, they are absolutely correct. GIF की बात करें, और GIF का देखो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मतलब आपको याद है सब कुछ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि GIF में क्या आता है क्या नहीं आता। कुछ बातों को बस ध्यान रखना। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस आई लिखा हुआ है, दिस इज i, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का i। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, बस इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं है, वैसे आपका काम हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसका रेंज ध्यान रखना। सबसे पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज ध्यान रखना। फ्रैक्शनल पार्ट x को ऐसे लिखा जाता है, इसका रेंज क्या होता है? 0 से लेके 1, क्लोज ब्रैकेट 0 और 1 पे ओपन ब्रैकेट, दिस इज ओपन ब्रैकेट। 1 पे ओपन ब्रैकेट और 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, ये इसका रेंज होता है। इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहता है। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2? इट्स 0.2, है ना। चलो आपको गेम खेलते हैं आपके साथ, कितने बच्चे इस गेम में जीतते हैं? आइए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 0.2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.3 बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.3 कौन बताएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.3 कितने लोग जवाब दे रहे हैं? -0.3, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। कितने लोग -0.3 जवाब दे रहे हैं? अरे बाबा, रेंज 0 से 1 है, -0.3 आंसर कैसे हो सकता है? कितना होगा? 0.7, दिस विल बी 0.7। व्हाट इज, अब ये जवाब देके दिखाना, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई? व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई? ये कौन जवाब देता है? व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई? कितने लोग बोलते हैं कि पाई का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.14 समथिंग आएगा? कितने लोग बोलते हैं कि पाई का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.14 समथिंग आएगा? जो लोग ऐसा बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पाई का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आएगा, देखिए आप सीधी सी बात है, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x की जगह पाई पुट कीजिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई that will be equal to pi माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस 3, पाई माइनस 3, पाई माइनस 3। देखो ना, आपको वो बताने की जरूरत थोड़ी 0.14, आपको पता है क्या वो पूरी क्वांटिटी क्या होती है? पता है क्या? अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है फिर तो, है ना। वैसे आप लिखते नहीं है, ऐसे ऐसे लिखते नहीं है, ध्यान रखना। इट विल बी पाई माइनस 3। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई? ये अब आप बता देंगे। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई? दैट विल बी ई माइनस 2, दैट विल बी ई माइनस 2, बिकॉज ई का वैल्यू होता है 2.7172 अप्रॉक्सीमेटली, तो यहां से वो वैल्यू आ जाएगा। राइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये ग्राफ आप ध्यान रखेंगे, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? ये जो लाइंस आपको दिखा रही है इनकी इक्वेशंस याद रखिएगा, इन लाइंस की इक्वेशन ध्यान रखिएगा। पहली वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है बालक? पहली वाली लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर एक्स। दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन को यहां पे ले आते हैं। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 2 के बीच में। अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y बराबर x माइनस 1, y बराबर x माइनस 1। फिर अगली कितनी हो जाएगी? y बराबर x माइनस 2। उल्टे आ जाओ, ये -1 है यहाँ पे, -1 से 0 के बीच में जाओगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, नाउ यू कैन डू इट, है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे उसका जवाब दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन आ गया, ठीक है, तुम्हें भी पढ़ेंगे, रुको 2 मिनट, है ना, सबर करो, रुको जरा, सबर करो। इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू कितना आएगा? कितने बच्चे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं? चलिए बताइए, फटाफट से बताइएगा आप लोग, है ना। क्या आंसर होगा इन सवालों का? सवाल का आंसर क्या होगा भाई? चलो सबसे पहले वाले सवाल का आंसर बताओ। सबसे पहले सवाल का बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, देते कि नहीं देते?
मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ रहा हूं, देते बहुत जगह पे ऐसा मिलेगा आपको, सो मैनी प्लेसेस यू कैन सी। जबरदस्ती सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर होगा केवल और केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। Greatest integer of x will be greatest integer of x. Greatest integer of fractional part of x. अब fractional part x का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? 0 से 1 के बीच में है, उसका greatest integer कितना आएगा? 0। खत्म हो गया, डराने के लिए दिया था, डराने के लिए। What is fractional part of x? It's fractional part of x. It's fractional part of x. What is fractional part of greatest integer? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अंदर लिखा हुआ है, ये तो एक इंटीजर प्रोड्यूस करेगा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। ये भी 0 हो जाएगा। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बालक? 0 के बराबर होता है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स कम टू दिस टॉपिक। दिस इज इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। अब इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन कैसे होते हैं? देखिए, दो फंक्शन इक्वल होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, उसके लिए दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए बालक? सबसे पहले डोमेन सेम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या सेम होनी चाहिए बालक? रेंज सेम होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या सेम होनी चाहिए? कि fx और gx दोनों बराबर होने चाहिए सारे x के लिए, belonging to their common domain, that is should have the same graph. Absolutely. तभी तो आइडेंटिकल और इक्वल होंगे। लेट अस सपोज मैंने आपके सामने लिखा, लेट मी टेक एन एग्जांपल, y बराबर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और एक मैंने आपके लिख दिया y बराबर 1। हाँ भाई, इक्वल है क्या आइडेंटिकल है? मतलब इक्वल आइडेंटिकल है या नहीं है? है या नहीं है? इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेन तो क्या है? नहीं 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 नहीं, इसका डोमेन क्या है? आर है। और अगर आप y बराबर 1 को प्लॉट करोगे तो इसका डोमेन भी क्या आएगा? इसका डोमेन भी आर आएगा। रेंज की बात करें तो इसका वैल्यू भी बनाएगा, इसका वैल्यू भी बनाएगा, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम y ऑन x। सही बात है? सही है? सही है बात? तो इसका मतलब क्या है? ये तो आइडेंटिकल हो गए, ये तो आइडेंटिकल हो गए रे बाबा। तो अच्छा चलो एक और बताओ, y बराबर sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x। बताइए बताइए बताइए, ये गड़बड़ करेगा तुम्हारे साथ। y बराबर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो एक तो y स्क्वायर ये है, इसका वैल्यू किसके बराबर आता है? 1 के बराबर है। क्या दोनों आइडेंटिकल है? क्या दोनों आइडेंटिकल है? नहीं। इसका डोमेन अभी भी आर है, इसका डोमेन आर नहीं है। इसका ये बहुत डेंजर बाबा, डेंजर। वो मुंडी बनाते ना, मुंडी है ना, ऐसे मुंडी, खतरा 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 है ना, ये खतरा है। इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है x belongs to r, x belongs to r except multiples of 2n plus 1 pi by 2, क्योंकि sec x आ रहा है और tan x आ रहा है, तो नीचे cos x आएगा, और अगर आपने x का वैल्यू pi by 2 का मल्टीपल पुट करते तो डिफाइन नहीं होगा। दीज आर नॉट आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। समझ में आ रही है बात? तो डोमेन सेम होना चाहिए। अगर डोमेन सेम है तो फिर रेंज चेक करो, और अगर ये सेम है और उसकी दोनों की y का वैल्यू सेम आता है तो इसका मतलब कहने का तो दोनों का ग्राफ सेम है, तो दोनों फंक्शन कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। इट इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम 1-1 फंक्शन की बात करते हैं। अब जो मैं तो रूल्स बताने वाला हूं, उन रूल्स को ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। अब 1-1 फंक्शन में क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिए। 1-1 फंक्शन में क्या होगा? ध्यान से देखिए। अगर आपने ग्राफ को ड्रॉ किया, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, अगर आपने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ये ध्यान से सुनना, फंक्शन को पहचानने के लिए कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं? वर्टिकल। उल्टा मत कर देना, फंक्शन को पहचानने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो होती है वर्टिकल। और अगर आपको ये पता लगाना है कि फंक्शन 1-1 है या मैनी 1 है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इफ यू ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ दैट line is cutting the graph at more than 1 point, then it is a many one function, and that line is cutting the graph at only 1 point. For example, अब जैसे कि मैं बात करूं आपसे, अगर छोटा सा मैं आपके सामने डायग्राम बना दूं इस तरीके से, ये मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया। अब मैंने ये छोटा सा डायग्राम बना दिया, आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ को केवल एक ही जगह पे कट करेगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? That will be 1-1, है ना, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। पर अगर मैं इसकी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो अगर मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस सॉरी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो दैट विल कट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन फंक्शन जो होते हैं, इवन फंक्शन जो होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन जो होते हैं, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। फ्लक्चुएटिंग फंक्शन का एग्जांपल जैसे मैं आपको क्या दे दूं,
ई की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ई की पावर है, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक मिनट, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, तो ये फ्लक्चुएटिंग फंक्शन के एग्जांपल में, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई की पावर एक्स, ये फ्लक्चुएटिंग फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन जितने भी हो गए, है ना, इवन फंक्शन जितने भी हो गए, पीरियोडिक फंक्शन जितने भी हो गए, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन जितने भी हो गए, ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, दिस फंक्शंस विल बी मैनी वन। ये फंक्शंस आपके मैनी वन होंगे, सही बात है। ये मैनी, सर ये आप वन वन में क्यों पढ़ा रहे हो, अरे मैं पढ़ाते जा रहा हूं, तुम ध्यान रखो बस। ये क्या होता है, मैनी वन होता है ना। अब बात ये आती है कि इक्वेशन ऑफ मल्टीपल रूट्स, इक्वेशन ऑफ मल्टीपल रूट्स, किसी इक्वेशन के अगर मल्टीपल रूट्स होंगे तो वो फंक्शन भी कैसा होगा, मैनी वन। वो फंक्शन भी कैसा होगा, एमओ, एमओ का मतलब मैनी वन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला यार y बराबर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, जरा इसके बारे में बताओ ये फंक्शन कैसा होगा। डेफिनेटली इट विल बी अ मैनी वन फंक्शन। व्हाई इट विल बी मैनी वन, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग थ्री रूट्स, एक रूट 0 आ रहा है, एक रूट 1 आ रहा है और एक 2 रूट आ रहा है, तो ग्राफ तो घूमेगा भाई। अगर ग्राफ घूमेगा तो पक्की बात है कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट विल कट एट मोर देन वन पॉइंट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, मैनी वन फंक्शन होते हैं। अब बात ये आती है कि वन वन पहचानेंगे कैसे। अगर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, तो f डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ गया और फंक्शन कंटिन्यूअस है, अब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या होगा, ये एंटायरली इंक्रीजिंग आ जाएगा, एंटायरली इंक्रीजिंग। और f डैश एक्स अगर आपका नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटायरली डिक्रीजिंग। अगर कोई भी फंक्शन अगर एंटायरली इंक्रीजिंग है और एंटायरली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब सीधा निकल जाएगा। और एंटायरली इंक्रीजिंग है, एंटायरली डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो एंटायरली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो एंटायरली डिक्रीजिंग। इन डोमेन की बात हो रही है, डोमेन में ही तो बनाओगे ग्राफ, डोमेन के अलावा थोड़ी ना ग्राफ को चेक करोगे। याद रखना, डोमेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमेशा ये बात ध्यान रखो, कोई भी चीज चेक करो सबसे पहले डोमेन चेक करो। क्लियर है, कोई भी चीज चेक करो सबसे पहले डोमेन चेक करो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एंटायरली इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो एंटायरली डिक्रीजिंग है। अच्छा, किसी भी ग्राफ में अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट आ रहा है तो वो भी मैक्सिमम होता है, वो भी कैसा होता है, मैनी वन होता है। ये बात को, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे किसी इक्वेशन में आपने मल्टीपल रूट देखा तो भाई साहब मैनी वन। किसी भी इक्वेशन में इवन फंक्शन देख लिया, इवन फंक्शन कैसे पहचानते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, वापस वैसे ही फंक्शन आ गया तो वो कौन सा होगा, आपका मैनी वन होगा। फिर आपका हो गया पीरियोडिक फंक्शन जो अपने पीरियड को बार बार रिपीट कर रहा है, डेफिनेटली ग्राफ बार बार रिपीट करेगा तो मैनी वन हो जाएगा। और बात याद रखिए, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, एक और बात होती है इवन डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी डोमेन को कर्टेल नहीं किया गया है, जिसकी डोमेन को कर्टेल नहीं किया गया, ये भी कैसा होगा, ये भी आपका मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि फंक्शन वन वन और मैनी वन कब होगा। इसका मतलब कुछ बच्चे अब ये समझ रहे होंगे कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है वन वन होगा, नहीं, जो बताया है वो सत्य है, जो नहीं बताया उसको सत्य मान के ना चले। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो मैनी वन होगा, पर और डिग्री पॉलिनोमियल कुड बी वन वन और कुड बी मैनी वन, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, अपन नहीं बता सकते उस बारे में। तो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, इक्वेशन विद मल्टीपल रूट्स, इवन डिग्री पॉलिनोमियल सब मैनी वन होते हैं। ध्यान रखना, अगर फंक्शन एफ डैश एक्स है, आपने एफ डैश एक्स निकाला, ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी फंक्शन अगर एंटायरली इंक्रीजिंग है या फिर एंटायरली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या होगा, आपका वन वन होगा। या फिर आप वन वन पहचानने के लिए ग्राफिकल नॉलेज रखिए, अगर ग्राफ आपको अच्छे से बनाना आता है इसका मतलब आप पहचान लेंगे कि वो वन वन फंक्शन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो वन वन मैनी वन के लिए आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। आगे बात आती है ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव और इनटू फंक्शन। अच्छा वन वन, अच्छा अगर कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है, कोई भी फंक्शन वन वन ऑन टू एंड ऑन टू दोनों है, इसका मतलब उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, बाइजेक्टिव। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है तुम बताओगे ऑन टू फंक्शन क्या होता है, टेल मी व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। अगर सर फंक्शन ए से लेके बी तक डिफाइन है तो बी उसकी कोडोमेन है, और उस फंक्शन में कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर आ गया तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन ऑन टू होगा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है कि अगर फंक्शन में कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ये बात ध्यान रखना, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। इफ कोडोमेन is not equal to range,
इतना सही बताऊंगा बस, इसमें कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं आ रही है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू, यानी अल्टीमेटली सर हमें रेंज निकालनी पड़ेगी सर, रेंज निकालने में सबसे दर्द होता है सर, निकालनी पड़ेगी। अगर चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या इनटू है तो आपको रेंज तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गई तो ऑन टू फंक्शन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मींस इनटू फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। कंपोजिट ऑफ फंक्शन बहुत इजी से काम है भाई, एफ एक्स आपको दे रखा है क्या, साइन एक्स दे रखा है, और जी एक्स आपको क्या दे रखा है, जी एक्स आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है। मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब मैंने एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दिया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ जी एक्स, यानी साइन ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं जी ऑफ एफ एक्स की, तो जी ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये हो गया कि आपने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कंपोजिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में भी कंपोजिट निकाला जाता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। होप सो आप उसको एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है ना। हम यही उम्मीद करते हैं कि जेईई मेंस में वो चीजें नहीं पूछी जाती है। भाई एफ एक्स क्या कर रखा है, एफ एक्स दो डेफिनेशन में डिफाइन कर रखा है, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2। ऐसे जी एक्स आपको डिफाइन कर रखा है दो डेफिनेशन में, डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2। आपको बोला गया कि एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन निकालो, तो भाई साहब एफ ऑफ जी एक्स को डिफाइन करोगे तो इतनी सारी डेफिनेशन आएगी एफ ऑफ जी एक्स की, तो एफ ऑफ जी एक्स की इतनी सारी डेफिनेशन आएगी तो पहली बात तो उसको कैलकुलेट करना बहुत लंबा होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं तो ही कहूंगा अगर जेईई मेंस में ऐसे सवाल आ भी जाता है तो फिलहाल के लिए उसको स्किप कर देना, अगर आपके पास टाइम नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम इन टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे आपसे जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे आप कंपोजिट फंक्शन की। इन जनरल कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी जी ऑफ एफ आपने निकाला, गॉफ वो फॉग के बराबर नहीं हो रहा। क्या चल रहा है शर्मा जी, फॉग चल रहा है, हाँ, तो फॉग और गॉफ दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। द कंपोजिट ऑफ द फंक्शन इज एसोसिएटिव, यानी आपने पहले जी ऑफ एच निकाला, जी ऑफ एच एक्स निकाला, उसको आपने एफ एक्स के अंदर पुट कर दिया, या आपने पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाला है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एच निकाले, दोनों आपस में बराबर होंगे। द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन, मतलब दो फंक्शंस हैं जो 1 1 ऑन टू है तो उनका कंपोजिट भी बाइजेक्टिव आएगा, यानी f और g 1 1 ऑन टू है तो सच दैट g ऑफ f इज डिफाइंड देन g ऑफ f आल्सो अ बाइजेक्शन। अगर g ऑफ f आपका 1 1 फंक्शन है तो f 1 1 होगा बट g मे नॉट बी 1 1, ये बात ध्यान रखना। इतनी सी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। कंपोजिट में इतना ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, कंपोजिट इतना परेशान नहीं करेगा आपको इन केस ऑफ फंक्शंस, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस बेसिक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। ऑड एंड इवन फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑड एंड इवन फंक्शन में क्या होता है भाई साहब, इवन फंक्शन क्या होता है फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन कैसा होता है, इवन। सबसे पहली बात तो ये हो गई। इवन फंक्शन की सबसे पहली बात क्या हो गई कि एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा तो एफ एक्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक कॉस एक्स हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इवन फंक्शन के। ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। एक बात ध्यान रखना, अगर इवन फंक्शन में अगर मैं बात करूं कि अल्फा बीटा ग्राफ पे आ रहा है तो डेफिनेटली माइनस अल्फा कॉमा बीटा भी ग्राफ पे आएगा, ये बात ध्यान रखना। इवन फंक्शन के केस में अगर अल्फा बीटा आपके ग्राफ के ऊपर आ रहा है तो माइनस अल्फा कॉमा बीटा भी आपके ग्राफ के ऊपर डेफिनेटली आएगा। दैट इज ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ग्राफ इज सिमेट्रिक, ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ग्राफ किसका, इवन फंक्शन का। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर अल्फा कॉमा बीटा ग्राफ के ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली माइनस अल्फा कॉमा बीटा भी ग्राफ के ऊपर आएगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगर मैं बात करूं, यानी आपको वाई एक्सिस के एक तरफ का पोर्शन पता है ग्राफ का, तो दूसरे पोर्शन तो आप ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हो अगर आपको ये पता है कि फंक्शन इवन फंक्शन है। फिर आता है आपका ऑड फंक्शन। अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करूं तो ऑड फंक्शन का पता कैसे लगाएंगे बताइए। आपको कुछ नहीं करना, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल देना है तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ। बहुत जोरदार सवाल कराऊंगा आप, रुको, है ना। ऑड फंक्शन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एक्स क्यू हो सकता है, फिर इसको तो हटा दो, एक्स क्यू हो सकता है, और क्या हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसमें अगर अल्फा कॉमा बीटा ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, अगर अल्फा कॉमा बीटा ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है तो बताओ कौन सा पॉइंट भी ग्राफ के ऊपर लाई करना चाहिए, बताओ 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 फटाफट से। माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा भी ग्राफ के ऊपर लाई करना चाहिए, बिकॉज द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो याद रखें ये बात को कि वाई इवन फंक्शन जो होता है सिमेट्रिकल होता है बट वाई एक्सिस के, और ऑड फंक्शन जो होता है सिमेट्रिकल होता है अबाउट ओरिजिन के। तो चलिए एक इवन एंड ऑड फंक्शन का सवाल कर लेते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, पर वीडियो को पॉज करके बताना है कि ऑड होगा इवन होगा, ईमानदारी से, गलत बेईमानी नहीं करनी, ऑड होगा इवन होगा। अच्छा एक बात और, कोई फंक्शन इवन नहीं है तो क्या वो ऑड होगा, यस और नो, ट्रू और फॉल्स।
अगर इफ अ फंक्शन इज नॉट इवन देन इट विल बी ऑड, ट्रू और फॉल्स। तो जितने बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो नैनो भी तो हो सकता है। नैनो में सपना, सपनों में सजना, नैनो, नैनो का मतलब ना इधर इवन नॉर ऑड। ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो ना तो इवन होंगे ना ऑड होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं आप एक एग्जांपल देने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त, आप सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए इस सवाल को, वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। इवन होगा, ऑड होगा, कि नैनो में सपना होगा, है ना, नैनो होगा। चलिए बताइए फटाफट से कौन सा होगा, जल्दी से। चलिए, तो होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल लिया होगा। लेट्स डू इट गाइस, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। आई एम पुटिंग x की जगह माइनस एक्स। अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा? ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का x/2 प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स। पहले आप बताइए आंसर क्या आ रहा है? क्या आपका आंसर नैनो आ रहा है? यस और नो, यस और नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने लोग मेरे साथ खड़े, कितने लोग मेरे साथ खड़े सर नैनो आ रहा है? जितने लोग मेरे साथ खड़े ना, है ना, इसका मतलब ये कि अपन सब गलत हैं, अपन सब गलत है, यानी अपन एक दूसरे की सोच पे कितना मिलते हैं, है ना, क्योंकि गलत ही है। मतलब अगर आप नैनो बोल रहे हो तो नैनो मेरे सबसे गलत है। लेट्स चेक इट। आपको भी ऐसा लगेगा, हैरानी होगी, हाँ ऐसा भी होता है क्या? क्या बात कर रहे हो? चलो देखो इधर, माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1, माइनस का x/2 प्लस का cos x। मैंने x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, इट विल बिकम ई की पावर एक्स, सॉरी इट विल बी ई की पावर एक्स, माइनस को ऊपर ले आना पड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा। आपने माइनस कॉमन निकाल लिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ, परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है। इसको दोबारा से लिख देते हैं, लेट्स रीराइट इट, लेट्स रीराइट इट। ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस का 1, दिस विल बी माइनस का 1 x/2 प्लस का cos x। इफ यू सी दिस वन, मैं माइनस को अंदर लेके आ रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ माइनस को, तो ये 1 माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा x इंटू ई की पावर एक्स अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? अगर मैं माइनस को नीचे लेके गया तो ये 1 माइनस हो जाएगा, यानी एलसीएम लेने पे ई की पावर एक्स माइनस का 1 हो जाएगा। राइट राइट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आती है? तो ये हो जाएगा माइनस का x/2 प्लस का cos x। यहाँ तक पूरी कहानी सबको समझ में आ गई होगी कि माइनस को नीचे लेके गया तो ये 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स हो गया और एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे सर? यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे। किसके साथ प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे? x के साथ, e की पावर x के साथ। तो देखिएगा ध्यान से, x इंटू ई की पावर x प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x माइनस 1, और ये माइनस का x/2 प्लस का कितना था? cos x। अब आप अलग अलग कर दो, एक बार आप माइनस लेके अलग करो। अगर आप एक बार माइनस लेके अलग करोगे, यानी ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1, तो ये कितना बचेगा? केवल और केवल x बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? और एक क्या बचेगा? प्लस x अपॉन ई की पावर x माइनस का 1 माइनस का x/2 प्लस का कितना बचेगा? cos x। चेक कर लीजिए, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 और एक x बच रहा होगा माइनस है। व्हाट इज x माइनस x/2? व्हाट इज x माइनस x/2? इट विल बी x/2। तो बच क्या रहा होगा अल्टीमेटली? व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड? x/2 प्लस x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 प्लस का cos x, यानी फिर से वापस y आ गया। सर ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया सर? वापस वही फंक्शन आ गया, कैसे सर? सर हमें कैसे पता लगेगा फिर कहां तक चेक करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ऑल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सारी बात प्रैक्टिस पे है। सर प्रैक्टिस कैसे आएगी? ठोकर खाने से। ठोकर खाने का मतलब एक्सपीरियंस से, जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना सीखोगे। तो ये फंक्शन आपका जो हो जाएगा वो इवन फंक्शन हो जाएगा। सर ये तो चमत्कारी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? चमत्कारी बाबा है ये तो। यस चमत्कारी बाबा है। मैंने हर बच्चे को यहाँ पे लुढ़काया है, इस सवाल में हर बच्चे को लुढ़काया है। बस 2-4 ऐसे होते हैं खतरनाक चावास खिलाड़ी जो इस सवाल में निकल जाते हैं आगे, वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, उनको पता है कि सर ये सवाल दे रहे तो कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा ही सही, तो दिमाग लगा के वो खेल जाते हैं। पर जब आपके सवाल एग्जाम में ये सवाल आएगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप यू गाइस हैव लाइक दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो इवन फंक्शन हो गया, तो ऑड इवन की कहानी यहाँ पे समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन की कहानी को शुरुआत करते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है? चलिए दूसरे इंक से पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन ये है, जैसे एफ ऑफ x प्लस टी अगर आपका fx के बराबर आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर f ऑफ x प्लस टी आपका fx के बराबर आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब fx जो है वो कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक होगा विद पीरियड। विद पीरियड क्या होगा भाई साहब? मॉड टी के बराबर। उसका पीरियड क्या होगा? मॉड टी। देखो पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना। पीरियोडिक विद फंक्शन टी। आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे, है ना? एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता आप लोगों को? आज हम सिखाएंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। पीरियोडिक विद पीरियड मॉड ऑफ टी, है ना? उसका पीरियड जो होगा वो मॉड ऑफ टी के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने ऐसे प्रूफ कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, तो फंक्शन का पीरियोडिक पीरियड जो होता है वो टी के बराबर होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आती है? अगर मुझे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड निकालना है
है तो वो किसके बराबर होता है, वो ध्यान रखना, t बाय मॉड a के बराबर होता है। दैट विल बी इक्वल टू t बाय मॉड a। जैसे अगर मैं sin x की पीरियड की बात करूं तो sin x का पीरियड मेरा 2 पाई के बराबर होता है, पर मैंने आपसे पूछा कि sin 3x का पीरियड क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 3। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ऑल द इश्यूज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन राइट नाउ। देख लिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 के बराबर। दैट विल बी द पीरियड ऑफ sin 3x। चलिए अब क्या दिक्कत आती है बच्चे को, दिक्कत ये आती है कि सर हमें एक प्रॉब्लम है छोटी सी। वो प्रॉब्लम क्या है कि कंपोजिट फंक्शन में पीरियड कैसा देखा जाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन में पीरियड देखने का बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है f ऑफ gx। अगर फंक्शन आपके पास f ऑफ gx है और gx पीरियोडिक है, gx आपका पीरियोडिक है विद पीरियड t, ध्यान रखना gx आपका पीरियोडिक है विद पीरियड t, देन f ऑफ gx का पीरियड भी क्या होगा, t होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तो बहुत छोटी सी बात पर बहुत तगड़ी जगह काम आती है। f ऑफ gx क्या है, अगर f ऑफ gx का आपको पीरियड देखना है और gx अगर पीरियोडिक है जिसका पीरियड t के बराबर है, देन f ऑफ gx का पीरियड भी t के बराबर होगा। सर एग्जांपल बता दीजिए कोई भी, ये लो एग्जांपल ले लो, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक फंक्शन तो e की पावर x है और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड कितना होता है, 1 होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 होगा, तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड भी कितना होगा, 1 के बराबर। सही है सर। और एग्जांपल ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लो, इसका पीरियड भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और बताओ सर साइन ऑफ cos x का पीरियड कितना होगा, ये ले भाई 2 पाई के बराबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात क्लियर है, सबको ये बात समझ में आती है, क्लियर है ना सबको बात कि f ऑफ gx आपका पीरियोडिक होगा। कब पीरियोडिक होगा, जब gx पीरियोडिक है तो f ऑफ gx का पीरियड भी वही होगा जो gx का पीरियड होगा, राइट। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको पीरियड निकालना है किसका, fx प्लस माइनस gx का एलसीएम निकालना सिखाते हैं, fx इंटू gx का पीरियड निकालना है और fx अपॉन gx इन सब का पीरियड निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, तो अगर इन सब का पीरियड निकालना है आपको तो पीरियड क्या होगा, पीरियड विल बी द एलसीएम, पीरियड विल बी द एलसीएम, है ना। पीरियड जो होगा वो आपका एलसीएम होगा। अब एलसीएम किसका होगा, इसके पीरियड का और इसके पीरियड का एलसीएम। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालना सीखो। चलो बताओ बच्चों, पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, फटाफट से बताओ। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ पाई और पाई स्क्वायर, पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, देखो कितने बच्चे गलत करते हैं, मजा आएगा। एलसीएम ऑफ पाई और पाई स्क्वायर 1, √2 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ √2, पाई कितना आएगा, और एलसीएम ऑफ जैसे 6 इंटू 12 कुछ भी ले लो, बताओ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा। पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम कौन बताएगा, पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम। अच्छा कितने लोग बोलते हैं पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम पाई आएगा, कितने लोग बोलते हैं पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम पाई आएगा, कितने लोग, कितने लोग, कितने प्रतिशत भारतीय बोलते हैं कि पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम पाई स्क्वायर आएगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है, एलसीएम डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे, डिफाइन ही नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि एलसीएम जो आता है ना वो दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल आता है, दोनों क्वांटिटीज का इंटीग्रल मल्टीपल आता है। तो अगर तुम पाई स्क्वायर से पाई को डिवाइड करोगे तो पाई आएगा, पर पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल क्या रहा, एक केस में तो पाई आ रहा है, एक केस में 1 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे मिलके। 1 और √2 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, कितने लोग बोलते हैं √2 के बराबर आएगा, गलत, गलत, डिफाइन ही नहीं है। कितने लोग बोलते हैं √2 और पाई का एलसीएम √2 पाई आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें गलत है, सारी चीजें गलत है। ये एलसीएम इस तरह से नहीं लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ये एलसीएम इस तरह से नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गई बात, इज इट क्लियर। 6 और 12 का एलसीएम तो आप निकाल लेंगे बहुत इजी से। मान लीजिए मुझे पीरियड निकालना है tan x प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब tan x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड निकालना है, तो इसका पीरियड तो किसके बराबर होगा, पाई का, और फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड किसके बराबर होगा, 1 के। तो दोनों का पीरियड क्या आएगा, दोनों का एलसीएम। इस समेशन का पीरियड कितना आएगा, दोनों का एलसीएम। पर पाई और 1 का एलसीएम तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि 1 और पाई का अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे, एलसीएम ऑफ 1 और पाई निकालने जाओगे तो भाई साहब निकलेगा ही नहीं, पीरियड डिफाइन ही नहीं है इस फंक्शन का। समझ रहे हैं, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है। एलसीएम निकालना सीखे बच्चों, है ना, एलसीएम निकालना सीखे, आपको आता होगा वैसे तो, बट यहाँ पे आपने बहुत बार गलती कर दी होगी एलसीएम निकालने में, यू हैव मेड अ मिस्टेक, है ना। क्लियर है सबको ये बात, इज इट क्लियर। लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस जिसके आप पीरियड निकालिए। तो आपके सामने 4 फंक्शन लिखे हुए हैं, इन चारों के पीरियड निकालने। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इन चारों फंक्शंस के पीरियड बताइए जल्दी से, पीरियड क्या होगा। देखो मैं एक एडवाइस करूंगा, अगर आपके सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल आता है और ऑब्जेक्टिव सवाल में
आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे छोटे वाले को पीरियड मान लेना, और सबसे छोटे वाले को पीरियड मान लेना। तो उसमें क्या करना, जैसे मान लो सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, π/2, तो पूरे फंक्शन में x की जगह पुट कर देना π/2 प्लस x। अगर सेम फंक्शन मिल जाता है तो π/2 उसका पीरियड होगा, अगर सेम टू सेम फंक्शन मिल जाता है तो π/2 उसका पीरियड होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा ऑप्शन आप चेक कर चुके हो, तो सबसे छोटा ही पीरियड आपका आंसर होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए इसका आंसर होगा। आपने वीडियो को पॉज करके सारे के आंसर निकाल लिए होंगे, निकाल लिया? चलिए तो मैं बताता हूं इस वाले का आंसर कितना होगा, π/2। दिल टूट गया होगा बहुत सारों का दिल टूट गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, है ना, पढ़ाई करा करो, दिल टूट जाएगा। देखो नहीं पढ़ोगे ना तो नहीं पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, नहीं पढ़ने के बहुत सारे फायदे कभी मैं बताऊंगा, फुर्सत में आपसे मिलेंगे ना ढंग से, तब आपको बताएंगे नहीं पढ़ने के कितने सारे फायदे हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ नहीं पढ़ना, पर अभी नहीं बता सकता क्योंकि दिस इज नॉट अवर कंप्लीट क्लास, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका पीरियड कितना होगा बताओ, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा पाई के बराबर। जिन लोगों ने सही जवाब दिया एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर π/2 पुट करोगे π/2 प्लस एक्स, तो ये cos x बन जाएगा, sin x बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा पूरे फंक्शन का। इसका पीरियड बताओ बालक, इसका पीरियड बताओ किसके बराबर होगा, ये होगा साहब पीरियड होगा π/2 के बराबर, होगा कि नहीं होगा? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। तो अब ध्यान से देखिए कैसे होगा सर, आपने तो बोला था cos ऑफ sin x है, cos ऑफ cos x है, इसका पीरियड 2π हो जाएगा सर, कंपोजिट फंक्शन है, इसका पीरियड भी 2π हो जाएगा। 2π और 2π का एलसीएम कितना आएगा सर, 2π होगा, तो आंसर 2π नहीं आएगा क्या सर? अरे छोटा भी तो चेक करके देख मेरे छोटा भी तो चेक करके देख, पाई प्लस एक्स डाल के देख, फंक्शन सेम मिल रहा है, π/2 प्लस एक्स डाल के देख, फंक्शन सेम मिल रहा है, इसका मतलब पीरियड फंक्शन π/2 होगा। याद रखना ये बात। ऐसे तो बहुत सारे पीरियड्स हो सकते हैं, अभी sin x का पीरियड 2π है तो 4π भी तो हो सकता है, 6π भी तो हो सकता है, 8π भी तो हो सकता है ना। देयर आर लॉट ऑफ पीरियड्स ऑफ सो मेनी फंक्शंस, बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। चलिए कितने लोगों को लगता है कि इसका वैल्यू 1 आएगा? बिल्कुल ये वैल्यू 1 आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। यानी ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन तो क्या होता है, पीरियोडिक तो होता है पर उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है। सही बात है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, पीरियोडिक तो होता है पर उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है। पर इसका पीरियड है, इसका पीरियड है बाबू, इसका पीरियड है, इसका पीरियड आएगा पाई के बराबर। सर कैसे? क्योंकि ये हमेशा 1 के बराबर नहीं होता है, ये हमेशा 1 के बराबर नहीं होता है। जब x 2n + 1 π/2 नहीं होगा तभी 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है ये हमें बताया नहीं जाता, ये हमें बेवकूफ बनाया जाता है। sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर टीचर सिखाता था हमेशा 1 के बराबर होगा, याद कर ले इसको। नहीं, x 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x अगर 2n + 1 π/2 हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ना भाई साहब, समझ रहे हो ना, डोमेन में नहीं है उसके। तो अगर इसका डायग्राम आप बनाओगे ना तो डायग्राम देखिए कितना खूबसूरत बनेगा इसका डायग्राम बनेगा y = 1, तो y = 1 मैं आपके सामने बनाना चाहूंगा, दिस इज y = 1, पर मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे देखेंगे ब्रेक होगा। ये π/2 आ गया, ये 3π/2 आ गया, ये आपका माइनस का π/2 आ गया, ये माइनस का 3π/2 हो गया। इन पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी अगर इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा। किस पे? इन सारी वैल्यूज पे। तो इन सारी वैल्यूज पे अगर आप देखेंगे तो हॉलो सर्कल आएगा, हौले 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 हो जाएगा प्यार चलिया, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा। दिस विल बी द हॉलो सर्कल, दिस विल बी द हॉलो सर्कल, दिस विल बी द हॉलो सर्कल। अब मुझे बताइए ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं? π/2 से लेके 3π/2 के बीच में सेम ग्राफ है, -π/2 से π/2 के बीच में सेम ग्राफ है, -3π/2 से -π/2 के बीच में सेम ग्राफ है। इसका मतलब इसका पीरियड किसके बराबर हो जाएगा बालक? पाई के बराबर। है ना इंटरेस्टिंग सवाल, है ना इंटरेस्टिंग सवाल। ये छोटे छोटे ऐसे सवाल होते हैं, जेई में इसमें पूछ लेना लुढ़क जाओगे, ठीक है। चलिए इज इट क्लियर? अब देख लीजिए जनरली अगर f ऑफ एक्स वाई fx + fy के बराबर होता है तो fx को आप अज्यूम करेंगे k × ln x। ये मेरी एडवाइस है आपको, क्यों होगा? सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। f ऑफ एक्स वाई = fx + fy के बराबर तो fx = k ln x, fx × fy के बराबर तो fx x⁴n ले लेंगे आप लोग। f ऑफ x + y बराबर fx × fy तो fx को a⁴kx, ये आप याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कई बार क्या होता है, ये सारे फंक्शनल रूल होते हैं, ये फंक्शनल रूल क्या होता है कई बार काम आ जाते हैं। अगर आपको ऐसा फंक्शनल रूल दिखाई देखे तो आप फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं, और कोई कंडीशन दे रखी होगी k का वैल्यू निकालने के लिए, तो k का वैल्यू आ जाएगा तो फंक्शन आ जाएगा, और फंक्शन आ जाएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, फटाफट खत्म करते हैं इसको। अगर fx ट्रांसफॉर्म करता है fx + k में, अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, k का वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, है ना, सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे fx + k का ग्राफ बनाना है, एक तो हो गया y = sin x का ग्राफ, और एक बनाना है मुझे y = sin x + 2 का ग्राफ, और एक बनाना है मुझे y = sin x - 2 का ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ तो क्या होगा, जो ओरिजिनल ग्राफ से उससे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला ग्राफ क्या होगा, जो ओरिजिनल ग्राफ दिया हुआ है उससे 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, इस ग्राफ को देख सकते हैं, तो ये sin x
x प्लस 1 है, यानी एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। ये है sin x माइनस 1 का ग्राफ, ये एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। ये mod x का ग्राफ है ओरिजिनली, तो mod x प्लस 2 करेंगे तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और mod x माइनस 2 पुट करेंगे तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सही है, ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, f ऑफ x प्लस k। तो k अगर पॉजिटिव होगा तो शिफ्ट fx थ्रू टू लीवर्स लेफ्ट। अगर k पॉजिटिव है, आप f ऑफ x प्लस k कर रहे हो तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम बनाया है, कितनी खूबसूरती से समझाया हुआ है। y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम बना हुआ है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम बना हुआ है, तो y बराबर x प्लस 1 का डायग्राम कैसे बनेगा, होल स्क्वायर का ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये y बराबर e की पावर x का ग्राफ है, तो y बराबर e की पावर x का ग्राफ है, तो x माइनस 1 करोगे और x प्लस 1 करोगे तो समझ रहे हो राइट और लेफ्ट में शिफ्ट होने का कंसेप्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फंक्शन का की है, बट फंक्शन में ही नहीं, सब जगह काम आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। इट विल बी यूज इन क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, कहीं पे भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ काम आता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, एफ एक्स ट्रांसफॉर्म k इंटू एफ एक्स। अब k इंटू एफ एक्स हो गया तो क्या हो गया, देखिए जैसे मान लीजिए एक तो आपने cos x का ग्राफ बना रखा है, एक आपने cos x का ग्राफ बना रखा है, एक आपने 2 cos x का ग्राफ बना दिया। तो 2 cos x का ग्राफ बना दिया तो वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, पहले cos x माइनस 1 से 1 जा रहा था, अब cos x कहां से कहां तक जाएगा, माइनस 2 से 2। ग्राफ अभी भी सेम रहेगा, बस माइनस 2 से 2 चला जाएगा। और cos x अपॉन 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पहले वो माइनस 1 से 1 जा रहा था, वो माइनस 1/2 से माइनस 1/2 जाएगा। तो जो उसके आर्ग्यूमेंट्स है एम्पलीट्यूड से वो कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ के एक्स। जैसे कि मान लीजिए ये sin x है, sin x का ग्राफ आपने बना दिया, अब sin 2x का ग्राफ आपको बनाना है, तो पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, जहां पे आपको, जहां पे क्या क्या ग्राफ बने हुए यहाँ पे, एक तो sin x/2 का ग्राफ बना हुआ है, ये sin x का ओरिजिनली ग्राफ है, जैसे sin x का ग्राफ, और ये sin x/2 का ग्राफ है। तो sin x/2 का, जैसे मान लीजिए पहले x था, बाद में वो 2x हो गया, तो उसके आर्गुमेंट सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और अगर वो x/2 हो गया तो उसके आर्गुमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? यानी sin x/2 में आप देखो 2 से डिवाइड किया है तो आर्गुमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जो वैल्यू पहले -π पे मिलनी चाहिए थी तो वो -2π में मिल रही है, जो वैल्यू पहले π पे मिलनी चाहिए थी वो 2π में मिल रही है। ऐसे 2x वाले में देखो, जो वैल्यू π/2 पे मिलनी चाहिए थी वो π/4 पे मिल रही होगी, है ना, है ना, और जो वैल्यू π पे मिलनी चाहिए थी वो π/2 पे मिल रही है। देख लो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, sin x के ग्राफ में क्या होगा, सेम वैसा का वैसा। sin 2x के ग्राफ में क्या होगा, जो एंगल्स होंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और sin x/2 पे क्या होगा, जो एंगल होंगे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, बस बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। x की जगह आपने -x पुट कर दिया, क्या करना है, टेक मिरर इमेज ऑफ द कर्व इन द y एक्सिस एज अ प्लेन मिरर। y एक्सिस में उसकी इमेज ले लीजिए। ये y बराबर e की पावर x का ग्राफ है, तो y बराबर e की पावर -x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये y बराबर ln x का ग्राफ है, तो y बराबर ln -x का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू -fx, अरे बहुत ईजी बात है, उल्टा हो जाएगा ग्राफ, उल्टा हो जाएगा, है ना। ये किसका ग्राफ है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये y बराबर -1/x का ग्राफ है, तो y बराबर 1/x, ये आपको आता है। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। हाँ, ये मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ क्या है, जो ग्राफ आपको दिया हुआ है कुछ नहीं करना। अगर आपको y बराबर एफ एक्स का ग्राफ पता है और आपको y बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन आ रहा है ग्राफ को उसको डिलीट कर दो, और जो पोर्शन नीचे बन रहा था उसको ऊपर बना दो। जैसे यहाँ पे क्या है, ये y बराबर ln x का ग्राफ था, अगर मैं y बराबर ln x के ग्राफ की बात करूँ तो ये y बराबर ln x का ग्राफ है। क्या हो गया, मॉड ऑफ ln x का बनाना है तो ये वाले पोर्शन को हटा दो और यही पोर्शन को आप ऊपर बना दो, इस तरीके से। ये लो, ये पोर्शन ऊपर बना गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफ क्या है, मॉड ऑफ sin x का बनाना है, तो y बराबर sin x के ग्राफ है, ये ग्राफ आता है, इस तरीके से चलता है, इस तरीके से। तो नीचे वाला पोर्शन हटा के उसी ग्राफ को अपन ने ऊपर बना दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आती है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। ये है f ऑफ mod x, ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। एक तो था mod ऑफ एफ एक्स और एक है f ऑफ mod x। नेग्लेक्ट द कर्व फॉर x लेस देन 0, x जहां पे 0 से छोटा है वहां से कर्व को हटा दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, टेक द इमेज ऑफ द कर्व x ग्रेटर देन 0 अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लीजिए। यहां पे तो x नेगेटिव है तो कोई ग्राफ है नहीं, तो जैसा ग्राफ इस तरह बन रहा है वैसा वैसा ग्राफ इस तरह बना दिया। यहां पे नेगेटिव पोर्शन में आपने क्या करा, इस ग्राफ को हटा दिया, और जो पॉजिटिव पोर्शन में ग्राफ था उसी का इमेज बना दिया। तो पॉजिटिव पोर्शन में ये वाला ग्राफ था, वैसा का वैसा इमेज यहां पे बना दिया। देखो, याद तो आपको रखने पड़ेंगे, याद आपको रखने पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है, दैट यू हैव टू मेमोराइज। आपने अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को याद रख लिया ना, इसका मतलब आपने बहुत बड़ी चीजें याद रख ली। यू हैव रिमेंबर्ड सो मेनी बिग थिंग्स, है ना।
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितनी बड़ी चीज आपने ध्यान रखी। चलिए यहां पे देखिए, ये हो जाएगा एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू मॉड वाई बराबर एफ एक्स। बहुत इजी सी बात है। जैसे मान लीजिए वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ में बना रहा हूं, अगर वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होगा बच्चों, लाइक दिस, है ना। अगर मुझे मॉड वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, अगर मुझे मॉड वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। ये लो, मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से, बम के गोले, है ना, बम के गोले, एक बम का गोला लिया, पाकिस्तान पे फेंक दिया, उड़ा दिया, है ना। तो ये हो जाएगा मॉड y बराबर साइन एक्स, है ना। मैं बड़ा फेमस प्रचलित ग्राफ है ना, मैं इस ग्राफ को बोलता हूँ बम के गोले बनाए, है ना। तो मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होगा। करना क्या होता है इस ग्राफ में, बहुत ईजी सा होता है, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच लाई बिलो द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन आ रहा था, ये आपका पूरा ग्राफ था साइन एक्स का, उसको हटा दिया, और जो बचा हुआ ग्राफ है एक्स एक्सिस से ऊपर, उसका मिरर इमेज नीचे बना दिया। ठीक है, क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, इफ द फंक्शन आर -1 से 1 हटा दिया जाए इसमें से, और ए तक डिफाइन है, और एफ एक्स जो ये सर्जेक्टिव है, तो ए किसके बराबर होगा। अब फंक्शन आपका सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव का मतलब, इसका मतलब फंक्शन का हिस्सा होगा बाबा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब फंक्शन ऑन टू होगा तो इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी। किसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा वाई माइनस का वाई एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा वाई अपॉन 1 प्लस वाई। सही बात है। अब वाई अपॉन 1 प्लस वाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई अपॉन, अगर मैं आपसे बात करूं 1 प्लस वाई का वैल्यू जो होगा, वाई अपॉन 1 प्लस वाई का वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, एक -1 मिलेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव पोर्शन चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू -∞ से -1। -1 पे क्लोज नहीं आएगा, -1 पे क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, -1 पे क्लोज नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल रेंज आ जाएगा। अगर आप इसको सर्जेक्टिव फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो सर्जेक्टिव फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये इसकी रेंज आएगी। अब ये इसकी रेंज आएगी तो आप देख लीजिए इसकी रेंज क्या होगी। ए का वैल्यू क्या होगा, ए मतलब वही इसका कोडोमेन, सर्जेक्टिव फंक्शन है मतलब जो कोडोमेन होगा वही इसका रेंज होगा। तो रेंज हमने निकाल लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑल रियल नंबर में से क्लोज ब्रैकेट -1 से 0 को हटा दोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय दिस। एफ एक्स क्या दिया हुआ है बच्चों, एफ एक्स आपको दिया हुआ है ये, एफ एक्स है 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस का 5। सही बात है, सही बात है। अगर मैंने इसमें x की जगह, अगर मैंने इसमें x की जगह क्या पुट किया बताओ, x की जगह पुट कर दिया मैंने, सपोज करो 2 - x। अगर x की जगह मैं 2 - x पुट करूंगा तो ये 5 की पावर 2 - x हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 5 की पावर कितना 2 - x प्लस ये 5 हो जाएगा। इसको फिर से सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 5 की पावर x डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा, ये भी 25 अपॉन 5 की पावर x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25 अपॉन, ये आ जाएगा आपका कितना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी 25 प्लस 5 की पावर x प्लस 1, इस तरह से आपको दिखाई देगा। 5 की पावर x प्लस 1 आपको दिखाई देगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 कॉमन निकाल लो तो 5 अपॉन 5 प्लस 5 की पावर x, ये f ऑफ 2 - x आएगा। फिर मैंने क्या किया, f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 - x निकाल लिया, यानी f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 - x निकाल लिया, यानी दोनों को जोड़ दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपको पता ही 1 मिल जाएगा, यानी f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 - x का वैल्यू 1 आएगा। सर आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि x की जगह 2 - x पुट करेंगे, जरूर बताइए। सर देखिए ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं, ऐसे सवाल मेंस में बहुत बार आ चुके हैं। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/20, ये वैल्यू कितनी आ रही है 39/20। तो पहली और आखिरी वैल्यू को जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहली और आखिरी वैल्यू को जोड़ने पे 2 मिलेगा। ऐसे ही इससे पहली वैल्यू क्या आएगी 38/20, उसको जोड़ने पे इसके साथ तब भी क्या मिलेगा 2। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये f ऑफ x ही तो लिखा हुआ है। अगर मैं इसको f ऑफ x बोल दूंगा तो ये f ऑफ 2 - x ही तो लिखा हुआ है, 2 - 1/20 वही तो लिखा हुआ है। तो ये f ऑफ x है, ये f ऑफ 2 - x है, फिर ये f ऑफ x बनेगा और इससे पहले वाला f ऑफ 2 - x बनेगा। इसलिए मैंने x की जगह 2 - x पुट किया है और आपका वैल्यू क्या है 1 के बराबर आ रहा है, यानी पहले और आखिरी को जोड़ने से 1 आएगा, दूसरे और आखिरी दूसरे को जोड़ने से भी कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे सबको जोड़ते जाओ, टोटल मिला के 39 ब्रैकेट्स है। तो 39 ब्रैकेट्स में से आधे ब्रैकेट तो पेयरिंग कर लेंगे,
कर लेंगे नहीं कर लेंगे आधे ब्रैकेट पेयरिंग? तो कितने ब्रैकेट पेयरिंग करेंगे टोटल मिला के? 38 ब्रैकेट पेयरिंग कर लेंगे। तो 38 ब्रैकेट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 19 के बराबर। बचेगा बीच वाला ब्रैकेट, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। वो कैसे बनेगा सोच के देखना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 39/2 एंड दैट विल बी डी ऑप्शन। दैट विल बी डी ऑप्शन। ये बात ध्यान रखना, अगर ऐसा फंक्शन दिखता है ना कभी भी, ऐसा फंक्शन 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x समथिंग, और इस तरह का सीरीज का कोई वैल्यू निकालना होता है, तो यू शुड बेटर रिमेंबर कि पहली और आखिरी के अंदर के x को उसको देखो। कई बार ये 1 भी बन जाता है जोड़ने पे, तो 1 बन जाता है तो मैं x की जगह क्या पुट करने वाला था यहाँ पे? 1 माइनस एक्स। x की जगह क्या पुट करने वाला था? 1 माइनस एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े हम फटाफट से। चलिए नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज आपको ध्यान रखना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात करें, तो साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन की बात करेंगे तो -1 से 1 होगा, और रेंज की बात करेंगे तो क्या होगा? रेंज हो जाएगा -π/2 से लेके π/2। ऐसे ही आप कॉस इनवर्स एक्स की देखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी बालक? -1 से 1, रेंज हो जाएगा 0 से लेके पाई। ऐसे ही आप सारे फंक्शंस की देख सकते हैं। अगर मैं tan इनवर्स x की देखूंगा तो डोमेन तो क्या हो जाएगी? r हो जाएगी, और रेंज हो जाएगी ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2। अगर मैं बात करूंगा tan इनवर्स x की, देखो डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू देखना बहुत जरूरी है। अगला हो जाएगा यहाँ पे 0 से लेके पाई, अगला हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा बताओ? 0। और अगला हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके पाई, एक्सेप्ट कितना हो जाएगा? π/2। ये किस में आएगा? ये सेकंड इनवर्स एक्स में, ये कॉसेक इनवर्स एक्स में, ये कॉट इनवर्स एक्स में। डोमेन इसकी भी आर हो जाएगी, इसकी क्या होगी? -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तो डोमेन और रेंज आपको जरूर ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? फॉर्मूलाज। सारे फॉर्मूला याद रखोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल हो जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है ना। पहली प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1/x को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? कॉसेक इनवर्स ऑफ x। इस तरह की प्रॉपर्टीज आपके सामने आएगी, है ना। साइन इनवर्स ऑफ 1/x को कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x को क्या लिख सकते हैं बाबा? सेक इनवर्स ऑफ x। इस तरह से आप लिख सकते हैं, राइट, है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में आ सकता है। और देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है बताओ? जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, किसके बराबर हो सकता है? x के बराबर। पर ये x के बराबर कब होगा वो भी बताता हूं मैं, है ना। ये x के बराबर कब? जैसे कि y बराबर cos के अंदर cos इनवर्स ऑफ x बच्चों किसके बराबर होगा? x के बराबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन x की अगर मैं बात करूं तो y अगर -π/2 से π/2 है, पीरियोडिक विद पीरियड 2π, ऑब्वियस सी बात है पीरियोडिक होगा जिसका पीरियड कितना होगा? 2π के बराबर होगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x लिखा हुआ है, ध्यान से समझना यहाँ पे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन y बराबर साइन x, राइट? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन y बराबर साइन x? बोलो हाँ या ना। अगर साइन y बराबर साइन x लिख सकता हूं तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा nπ प्लस -1 की पावर n इंटू एक्स। ये ग्राफ बहुत काम आता है। y बराबर हो जाएगा nπ प्लस -1 की पावर n इंटू एक्स। अगर मैंने n की जगह 0 पुट कर दिया तो n की जगह 0 पुट कर दूंगा तो मुझे y बराबर x मिल जाएगा, जो कि पहली स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, -π/2 से π/2 के बीच में y बराबर x। n की जगह अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा पाई, ये -1 की पावर 1 कितना हो जाएगा? -1, तो y बराबर हो जाएगा पाई -n। दूसरी लाइन y बराबर पाई -x, वो कहाँ से कहाँ तक? π/2 से लेके 3π/2 तक, -π/2 से π/2, फिर π/2 से लेके 3π/2, इस तरह से चलता जाएगा। इन लाइंस की इक्वेशन को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस लाइन की इक्वेशन। अगर आप याद नहीं रख सकते तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं ग्राफिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो ये कितना बन जाएगा? 2π प्लस x बन जाएगा। 2π प्लस x कौन सा हो गया? ये वाला इंटरवल हो गया। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, है ना। कई बच्चों को ग्राफिकल प्रॉब्लम होती है तो मैंने इसको सिंपल बना दिया, साइन y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x, इस तरह से अपन ने लिख दिया साइन x, सॉरी। अगला देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं कॉस y बराबर में कॉस x, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2nπ प्लस माइनस x। तो एक तो आ जाएगा y बराबर 2nπ प्लस x और एक आ जाएगा y बराबर 2nπ माइनस x। अगर मैं बात करूं आपसे x की जगह 0 पुट कर दिया, n की जगह 0, तो एक तो y बराबर x मिलेगा, ये रहा 0 से पाई में, और x तो तभी मिलता है ना इंटरवल में। उसकी रेंज क्या है? cos की रेंज क्या है भाई साहब? 0 से पाई, इनवर्स की 0 से पाई, तो 0 से पाई में तो x मिलेगा और माइनस पाई से 0 में माइनस x मिलेगा। फिर आगे बढ़ जाओगे पाई से 2 पाई में बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस x। जब x की जगह क्या पुट करोगे?
n की जगह 1 पुट कर दोगे 2 पाई माइनस एक्स, n की जगह -1 पुट कर दोगे तो -2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। ऑल द ग्राफ्स विल बी स्ट्रेट लाइन, सारे के सारे ग्राफ जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा है tan इनवर्स ऑफ tan x। सिमिलरली आप ऐसे बना सकते हैं, tan y बराबर कितना हो जाएगा, tan x के बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, n पाई प्लस x, n की जगह 0 पुट करोगे तो y बराबर x, कहां पे, -π/2 से π/2, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर जाओगे तो -3π/2 से -π/2, तो क्या करोगे, n की जगह 1 पुट कर दोगे तो पाई प्लस x हो जाएगा। इस तरह से आपको तीनों ग्राफ मिल जाएंगे, राइट। और भी ग्राफ्स होते हैं वो मैंने बनाए नहीं, केवल 3 ग्राफ बनाए, एक आइडिया बताया आपको, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स ऑफ x को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 1/x, x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेक इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ 1/a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कॉट इनवर्स को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1/x जब x पॉजिटिव है, और कॉट इनवर्स x को पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखोगे जब x नेगेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेमोराइज दिस, यहां पे गलती हो जाती है बहुत सारी। कॉट इनवर्स ऑफ x को लिखोगे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x जब x क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है बच्चों, माइनस साइन इनवर्स x। तो बताओ कॉस इनवर्स ऑफ -x कितना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ -x हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। फिर अगला आएगा tan इनवर्स ऑफ -x, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होगा, इट विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक कॉसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x, और सेक इनवर्स ऑफ -x दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। देखो सारा रोल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज का है, और सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहां पे आती है, पाई प्लस पाई माइनस होगा कि 2 पाई माइनस होगा 2 पाई प्लस होगा। देखो उसके लिए तो आपको सारे ग्राफ याद करने पड़ेंगे, है ना, अच्छे से बनाने आना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2। अगला फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, पाई/2। अगला कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x, इसका वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगा, पाई/2 के। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूलाज आ गए फॉर्मूला, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स के अंदर कितना होगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक फॉर्मूला होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और जब एक्स वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई/2 जब एक्स वाई का वैल्यू 1 होगा। अब याद कैसे रखना है, देखिए एक्स वाई अगर 1 से छोटा है, एक्स और वाई तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों ही केसेस में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, पर एक केस में एक्स वाई अगर नेगेटिव है तो सिंपल फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर x इंटू वाई का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा है तो पाई प्लस करके आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, tan इनवर्स के अंदर x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है, एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा तो सिंपल फॉर्मूला, एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा तो पाई प्लस। क्लियर, ये माइनस वाला तो याद रह जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स के अंदर x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, बस ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू पाई माइनस करके भी आता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा, देखो लेस देन में सिंपल फॉर्मूला है, x इंटू वाई लेस देन 1 सिंपल फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 सिंपल फॉर्मूला, और 1 से बड़ा तो पाई माइनस करके लग जाएगा। सही है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का एक ही फॉर्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स के अंदर x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का एक फॉर्मूला याद रखना है, तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई, और यहां पे प्लस आ रहा है तो यहां माइनस आएगा, और यहां माइनस आ रहा है तो यहां पे प्लस आएगा, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स के अंदर x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ये इस तरह से बन जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, एक केस में y x से बड़ा होता है, y x से बड़ा होता है, यानी आप कह सकते हैं x y से छोटा है, एक्स वाई से छोटा है, यानी वही वाली बात कह लो कि x मतलब नेगेटिव वाला पार्ट है ना, तो सिंपल फॉर्मूला। और अगर y x से छोटा आ गया, इसका मतलब माइनस कॉस इनवर्स वाला हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है बेटा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू है, पर इतने लिमिटेड टाइम में मैं हर चीज़ आपको नहीं बता सकता, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, समझो उस बात को, बट आई एम गिविंग ईच एंड एवरीथिंग, आई एम ट्राइंग हार्ड टू गिव ईच एंड एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, अगर यहाँ तक पहुँच ही गए तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, ये मेमोराइज कर लेना, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा बालक, पाई के बराबर। अगला देखो cot इनवर्स ऑफ 1, ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/3, इसका वैल्यू भी किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर। फिर आ जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, ये किसके बराबर आ जाएगा,
पाई बाय 2 के बराबर। ये मेमोराइज कर लेना, बहुत इजी है। देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ये तो निकाला है, ये पाई के बराबर होता है। इनका रेसिप्रोकल कर दिया, ये cot इनवर्स 1, ये cot इनवर्स 1/2, ये cot इनवर्स 1/3, ये पाई हो जाएगा। cot इनवर्स 1 को लिख दिया पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1/2, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1/3, तो 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 बराबर tan इनवर्स 1/1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। कई बार ये चीजें काम आ जाती है, ये पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा, इनको याद कर लेना, यू हैव टू मेमोराइज दिस, है ना। कई बार क्या होता है, काम आ जाए आपके, आपकी कैलकुलेशन बचेगी, टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। वही सेम बात, y बराबर एफ एक्स साइन इनवर्स के अंदर ये आ रहा है, x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अलग अलग रेंजेस में फॉर्मूले हैं। ऐसे x की जगह tan थीटा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना बन जाएगा cos 2 थीटा, तो कितना बचेगा 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब थीटा कौन था, tan इनवर्स x, तो एक तो 2 tan इनवर्स x बनेगा, एक माइनस 2 tan इनवर्स बनेगा। अगर आप याद करने में समर्थ हैं तो आप याद कीजिए, अगर आपको लगता है कि हम नहीं याद कर पाएंगे तो प्लीज लीव इट, एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो वही सेम बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ अब इंपॉर्टेंट बात क्या बतानी है आपको, मैं बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो इनफाइनाइट सीरीज का सम कैसे निकाला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो सबसे पहला काम होता है इसका जनरल टर्म लिखो, बताओ जनरल टर्म कितना आएगा, सिग्मा, यहां पे आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स, ये 1 स्क्वायर प्लस 3/4, 2 स्क्वायर प्लस 3/4, 3 स्क्वायर प्लस 3/4, यानी अल्टीमेटली r स्क्वायर प्लस 3/4 लिखा हुआ है, राइट, लिखा हुआ है। r का वैल्यू कहां से लेके कहां तक निकाल लेते हैं, पहले 1 से लेके n निकाल लेंगे, फिर n को इन्फिनिटी पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या दिखाई देगा आपको बच्चों, बताओ। r बराबर 1 से लेके n, हम कोशिश यही करते हैं हमेशा। देखो एलसीएम लो, 4r स्क्वायर प्लस का 3 अपॉन 4, तो अगर मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो यह आ जाएगा 4 अपॉन 4r स्क्वायर प्लस का 3। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स में। फिर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे व्हाट वी हैव डन हियर, हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अब ये 4r स्क्वायर 4 अपॉन 4r स्क्वायर प्लस 3 बन गया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n tan इनवर्स के अंदर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, +1 और -1 कर देता है डिनोमिनेटर में। अगर मैं डिनोमिनेटर में +1 और -1 करूंगा तो एक तो आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का 1 और एक आ जाएगा प्लस का 4, राइट, कर सकते हैं। +1 और -1 कर दिया। देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या फिर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये सीरीज वाले सवाल वैसे ही सॉल्व होंगे। अब ये 4 बन रहा है तो ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, तो अपन ऊपर सबसे पहले 1 बनाने की कोशिश करेंगे। पहले तो इसके फैक्टर कर लीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, 4 से डिवाइड कर दूं अगर मैं पूरी इक्वेशन को, इसके फैक्टर आएंगे 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, तो पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2r माइनस 1 इनटू में 2r प्लस 1 और प्लस का 4 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स वाई का टर्म दिखना चाहिए। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, ये हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी 2 से डिवाइड और ये भी 2 से डिवाइड, यानी और ये 4 से डिवाइड तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस अगर ये 2 से डिवाइड ये भी 2 से डिवाइड तो ये हो जाएगा r माइनस 1/2 और इनटू में हो जाएगा r प्लस 1/2। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म तो बन गया, पर ऊपर क्या बनना चाहिए, अगर नीचे 1 प्लस एक्स वाई बन रहा है तो ऊपर x माइनस वाई बनना चाहिए। तो यह आ जाएगा कितना, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ कितना, ऊपर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, r प्लस 1/2 माइनस ऑफ r माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r प्लस 1/2 इंटू r ऑफ माइनस 1/2, ऊपर अभी भी देखिए 1 ही बचेगा, तो tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये तो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, तो सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ r माइनस 1/2। अब मैंने r की जगह क्या पुट किया, r की जगह r प्लस 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो दूसरा वाला मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक याद आ रही मेरी, शॉर्ट ट्रिक याद आ रही नहीं आ रही, है ना। r की जगह मैंने क्या पुट किया, r की जगह दूसरे वाले में r प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये पहला वाला मिल जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। यानी r के रेस्पेक्ट में जो बड़ा है, r के रेस्पेक्ट में जो बड़ा है उसमें r की बड़ी वैल्यू, और r के रेस्पेक्ट में जो छोटा है उसमें छोटी वैल्यू, यानी ये बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो tan इनवर्स n प्लस 1/2 हो जाएगा। एक तो हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1/2, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा सीक्वेंस एंड सीरीज का, वहां मैंने पढ़ाया था। r की जगह 1 पुट करूंगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1/2, माइनस का tan इनवर्स 1/2। अब ध्यान से देखिए n इन्फिनिटी को जा रहा है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2 बन जाएगा। और व्हाट इज π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2, इट विल बी cot इनवर्स 1/2। और व्हाट इज cot इनवर्स ऑफ 1/2, इट इज tan इनवर्स ऑफ
2। अब जिस फॉर्म में भी आपको आंसर दिया हुआ आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए सवाल पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला सवाल देखिए, ये देखो जेईई मेंस में आया था सवाल, सेम सवाल। इफ s इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के पहली 10 टर्म्स का सम जो है वो आपको s के बराबर दिया हुआ है, तो आपको tan s निकालना है, किसके बराबर आएगा। सबसे पहले इसका जनरल टर्म बताऊं, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, ये tan इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। चेक कर सकते हो, r नहीं तो n ले लो, इसको क्या फर्क पड़ेगा। n को 1 पुट करोगे तो 1/3, 2 पुट करोगे तो 1/7। सर ये कैसे निकाला, ऐसे निकाला, s मान लो 3 प्लस 7 प्लस कितना 13, है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस है। फिर एक और बार s लिखेंगे, एक टर्म को शिफ्ट कर देंगे, 0 प्लस 3 प्लस 7 याद आ रहा है, एक tn होगा या tn माइनस 1 हो जाएगा प्लस का tn। सीक्वेंस एंड सीरीज में mod मेथड ऑफ डिफरेंस से इसका tn निकाला, वो आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n tan इनवर्स के अंदर, चेक करना फटाफट से, r प्लस 1 माइनस का r अपॉन 1 प्लस r इंटू r प्लस 1, अभी भी सेम लिखा हुआ है। देखो ऊपर 1 बच रहा था तो उसको मैंने लिख दिया r प्लस 1 माइनस r। देखो मेरा मकसद क्या है, मुझे नीचे 1 प्लस एक्स वाई बनाना है, और वो बन गया 1 प्लस एक्स वाई, और 1 प्लस एक्स वाई बन गया तो ऊपर x माइनस वाई बनाना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली फॉर्मूला किसका बन रहा है, सिग्मा r बराबर 1 से लेके 10 तक निकालना है मुझे, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर कितना, r प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स के अंदर r। अब r के बड़ी वैल्यू में बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू, तो ये tan इनवर्स 11 आ जाएगा माइनस ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स के अंदर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई 10 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई 12, है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर कितना, tan इनवर्स के अंदर 5/12, और अगर ये s के बराबर है तो tan s कितना आ गया 5/12, tan s आ जाएगा आपका, सॉरी 5/12 थोड़ी ना आएगा, 5/6 आ जाएगा। तो tan s कितना आ जाएगा 5/6 के बराबर, एंड दैट विल बी बी ऑप्शन, दैट विल बी बी ऑप्शन। होप इट इज क्लियर। अगला देखिए, sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a बराबर cos इनवर्स ऑफ x अपॉन b। वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को सॉल्व कीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज कीजिए, इस सवाल को सॉल्व कीजिए फटाफट से। चलिए सवाल को देखते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a बराबर cos इनवर्स ऑफ x अपॉन b, इसको पता है क्या लिख सकते हो आप, इसको पता है क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस b। सर ये कैसे, ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d लिखा हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं a प्लस c अपॉन b प्लस d, राइट, इस तरह से लिख दिया। और ये आपको पता है कि किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर, तो ये जाएगा पाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कितना, a प्लस b, राइट। और ये किसके बराबर है, एक और क्वांटिटी दे रखी है, तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई c, ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। हमने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ y बराबर ये आ जाएगा कितना, पाई इंटू सी अपॉन ए प्लस बी, राइट। अब हमें क्या चाहिए, cos ऑफ पाई सी अपॉन ए प्लस बी। cos ऑफ पाई सी अपॉन ए प्लस बी निकालना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे बाबा, cos ले लेंगे। तो cos के अंदर 2 tan इनवर्स ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू cos के अंदर पाई सी अपॉन ए प्लस बी, यस। अब cos के अंदर 2 tan इनवर्स y कितना होगा, जल्दी से बताओ, cos के अंदर 2 tan इनवर्स ऑफ y, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, cos के अंदर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर आंसर, सी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ में आती है, सबको बात समझ में आती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े फटाफट से अगले टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा लिमिट, लिमिट 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 लिमिट, है ना। अब लिमिट एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, मैं बहुत सारे ट्रिक्स बता दूंगा आपको सवाल सॉल्व करने के लिए। तो लिमिट की डेफिनेशन सभी लोगों को पता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी बच्चों, कि किसी भी पॉइंट पे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, ये बराबर आएगा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, तब आपकी लिमिट क्या करेगी बच्चों, लिमिट विल एग्जिस्ट, है ना। लिमिट विल एग्जिस्ट, डेफिनेटली लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो आपका राइट हैंड लिमिट है और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों आपस में बराबर होगा। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, x टेंडिंग टू a लिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि x बराबर a होगा, हमेशा ध्यान रखना, बच्चा गलती करता है, x टेंडिंग टू a का मतलब ये नहीं होता है कि x बराबर a होगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर फंक्शन की एग्जिस्ट करती है तो ही फंक्शन एग्जिस्ट करती है, और दोनों आपस में बराबर होती है, तभी आपका फंक्शन जो है, तभी आपकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। चलो अब ये स्पेस खाली मिला है तो मैं काफी सारी बातें बताता हूं आपको, देखिए ध्यान से। अगर a 0 को जा रहा है, शॉर्ट ट्रिक से ध्यान से सुनना, मैं बहुत जल्दी ये बातें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर कैपिटल A 0 को जा रहा है तो ध्यान से देखिएगा, साइन a, tan a, ln 1 प्लस a, अगर a 0 को जा रहा है ना, ln a, और अगर बात करें e की पावर a माइनस का 1,
ठीक है, ln 1 प्लस ए साइन ए tan ए ln 1 प्लस ए, साइन ए tan ए ln 1 प्लस ए, एक और ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ ए, और अगला हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए। अगर ए 0 को जा रहा है तो ये सारे के सारे आप ए से रिप्लेस कर सकते हो, पर याद रखना ये सारी क्वांटिटी शुड बी रिटर्न इन, शुड बी इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होनी चाहिए, बात ध्यान रखना ये सारी क्वांटिटीज। तो साइन ए को ए से रिप्लेस कर सकते हो, tan ए को ए से, ln 1 प्लस ए को ए से, e की पावर a माइनस 1 को ए से, tan इनवर्स ए को साइन इनवर्स ए को सबको ए रिप्लेस कर सकते हैं। अगर a को 0 से रिप्लेस कर रहे हो, a 0 को जा रहा है तो 1 माइनस कॉस ए को रिप्लेस कर सकते हो a स्क्वायर बाई 2 से। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना 1 माइनस कॉस ए को किससे रिप्लेस कर सकते हो, a स्क्वायर बाई 2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये लिमिट्स के कुछ रूल होते हैं, है ना, fx टेंडिंग टू a, fx अगर l है, x टेंडिंग टू gx ये m है, तो ln m एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अगर दोनों का समेशन आप निकालोगे तो दोनों को सेपरेट करोगे तो दोनों का समेशन भी अलग अलग आ जाएगा, ऐसे डिफरेंस आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ऐसे डिवीजन आ जाएगा। k एक कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं है लिमिट में, तो k बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx है, उसको आप लिख सकते हो l की पावर m, प्रोवाइडेड l पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये इतना कामकार नहीं है, दिस इज नॉट एज वर्थ। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर आपके पास sin x अपॉन x लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, आपके पास tan x अपॉन x लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x लिखा है तो भी वो 1 है। cos इनवर्स sin इनवर्स ऑफ x लिखा है अपॉन x लिखा है, उसका वैल्यू भी कितना है, 1 है। ये सारी चीज़ों का वैल्यू कितना होता है, ये सारी क्वांटिटीज का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगर कहीं पे बन रहा है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर। ये सारे आपके लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने, जो कि काफ़ी सारे सवालों में आपके काम आता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बात मैं बाइनोमियल वाली भी आपको बता देता हूँ। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है और आपको पता है कि x 0 को जा रहा है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है और x बहुत छोटा है, x 0 को जा रहा है, तो आप इसको 1 प्लस nx भी लिख सकते हैं। याद है आपको ये बात, इट कैन बी अप्रॉक्सीमेट टू 1 प्लस nx। और 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू में एक्स क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। ये एक्सपेंशन ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व नहीं हो सकते, तो उन एक्सपेंशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक दो सवाल ले लेते हैं हम लोग और देखते हैं। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 m अपॉन x की पावर m माइनस 1 माइनस p अपॉन x की पावर p माइनस 1। जैसे आप x को 1 पुट करोगे क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो सबसे पहला ऑपरेशन देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म मिले तो या तो आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए, और या आपको अगर इनफाइनाइट वाली फॉर्म दिखती है ना तो x की जगह 1/t पुट करके इनफाइनाइट लिमिट को हटा ही दो वहां से, है ना। कई बार ऐसा होता है कि इनफाइनाइट लिमिट मिल रही है तो x की जगह 1/t पुट करके आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करना हूँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा। अगर मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे तो ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा m इंटू एक्स की पावर p माइनस का 1 माइनस का p इंटू कितना बन जाएगा बच्चों, x की पावर m माइनस का 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखिएगा ये बन जाएगा x की पावर m माइनस 1, मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 1 से, इंटू में आ जाएगा x की पावर p माइनस 1, मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, और इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है बात, इज इट क्लियर टू एवरीवन। आप ध्यान से देखिए x 1 को जा रहा है तो x की पावर m माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये किसको अप्रोच करेगा, m को, और ये किसको अप्रोच करेगा, p को। तो यानी 1 अपॉन pm तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। अगर यहां पे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा m इंटू एक्स की पावर p माइनस का m माइनस p x की पावर m, और ये हो जाएगा प्लस का p डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, यहां पे क्या करने वाला हूं मैं, x की जगह पुट करने वाला हूं 1 प्लस t। अगर मैं x की जगह 1 प्लस t पुट करूंगा तो 1 अपॉन pm तो बाहर है ही सही। लिमिट जब x 1 को जा रहा है तो t किसको जा रहा होगा बच्चों, 0 को, तो m इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस t की पावर p, कितना हो जाएगा 1 प्लस t की पावर p माइनस m माइनस p इंटू ये 1 प्लस t की पावर m हो जाएगा प्लस का p डिवाइडेड बाय x की जगह 1 प्लस t पुट करोगे तो 1 प्लस t और माइनस का 1, अल्टीमेटली यहां पे t स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे 1 अपॉन pm, दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी बच्चों, ये सवाल इतना आसान नहीं है, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब ये 1 प्लस t की पावर p लिखा हुआ है और t अगर 0 को जा रहा है तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने वाला हूँ। क्या लगाएंगे, 1 प्लस n इंटू एक्स,
प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बस यहीं पे रुक जाओ। इंटू में कितना हो जाएगा, बस इतना ही है, ये हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया, माइनस का m माइनस का p इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एम टी प्लस का m इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू में t स्क्वायर और ये प्लस का p हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा t स्क्वायर के बराबर। अब आप देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, एम्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो m से m कैंसिल, ये p को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस p से p कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा mpt और यहां पे बनेगा कितना माइनस का pmt, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, हमारे पास केवल और केवल बचेगा p इंटू p माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 माइनस का यहां से बचेगा कितना, अच्छा यहां पे m भी मल्टीप्लाई होगा, mp इंटू p माइनस वन और यहां से बचेगा माइनस का p इंटू m माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 और नीचे कितना बचेगा, नीचे ऑलरेडी pm था क्योंकि t स्क्वायर से t स्क्वायर कट चुका होगा, तो अब आपके पास बचेगा p माइनस वन बाई टू माइनस का m प्लस वन बाई टू, इस तरह से लिख सकते हैं पूरे का एलसीएम लेके, तो अल्टीमेटली p माइनस एम बाई टू दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। p माइनस एम बाई टू, ये दिखने में बहुत आसान था, बस ये बहुत भारी सवाल था, इट इज अ वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों से ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, तो कई बार हमें सब्स्टिट्यूशन भी लगाने पड़ते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। और याद रखना बाइनोमियल एक्सपेंशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, जिस बच्चे को बाइनोमियल में एक्सपेंशन लगाना नहीं आता वो अटकेगा। अब इस सवाल को देखो मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दूंगा, दिखने में आपको लग रहा होगा बड़ा भयानक सा सवाल है ना, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, दिखने में आपको लग रहा होगा बहुत भयानक सा सवाल है पर इतना भयानक सवाल है नहीं। अब आप देखिए कि x इन्फिनिटी को जा रहा है, x इन्फिनिटी को जा रहा है तो पाई अपॉन x यानी पाई अपॉन इन्फिनिटी, तो पाई अपॉन इन्फिनिटी cos 0 कितना हो जाएगा 1, ln 1 कितना हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 0, sin ऑफ 0 0, सारे 0, यानी अल्टीमेटली बच क्या रहा होगा, एक तो एक्स स्क्वायर, इसके अंदर का पूरा आर्ग्यूमेंट 0 है तो ये उसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, सिखाया था मैंने, साइन ए से रिप्लेस हो जाएगा तो ये पूरा इससे रिप्लेस हो जाएगा, फिर tan इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो भी 0 को जा रही है यानी ये भी आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली आपके पास बचेगा केवल और केवल ln के अंदर cos ऑफ पाई बाय x पूरे की पावर 1/5, 1/5 को बाहर निकाल लीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ln के अंदर cos ऑफ पाई बाय x, बस। अब आप देखिए x इन्फिनिटी को जा रहा है तो cos 0 1 को जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आप एक बात ध्यान रखिए कि ln के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को जा रहा है तो वो आर्ग्यूमेंट -1 से रिप्लेस हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट -1 से मतलब cos ऑफ पाई बाय x -1 से रिप्लेस हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा ध्यान से देखिए, What it will become, x स्क्वायर बाई 5 मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। अब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 माइनस कॉस एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 से, यानी पाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 10, और यही है इस सवाल का आंसर। देखिए चुटकी में सॉल्व कर दिया, जादू, चुटकी में सॉल्व कर दिया हमने इस सवाल को, करा कि नहीं करा, केवल उस ट्रिक से। ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रिक, याद रख लेना इस ट्रिक को, ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट्स अगर 0 को जाते जा रहे हैं सवाल को छोटा बनाते जाओ अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x, ये ln a के बराबर होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x, ये 1 के बराबर होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, हम LH रूल कब लगाते हैं, हम LH रूल तब लगाते हैं जब दो केसेस बनते हैं, या तो 0/0 फॉर्म बन रहा होता है या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा होता है, दोनों बातें ध्यान रखना। ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये e के बराबर आएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आप 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करना चाहते हैं तो 1 की पावर इन्फिनिटी सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, e की पावर में, जैसे मान लीजिए फंक्शन है fx की पावर gx, fx की पावर gx है तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, यहां पे gx जो है वो आगे आ जाएगा और इनटू में बन जाएगा fx -1, सभी को पता है। बस एक बात मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस में आपसे बोल रहा हूं बात, बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि वो e की पावर में लिखा हुआ था, अब इसको सॉल्व करने से आंसर 2 आ गया तो आंसर अल्टीमेटली e स्क्वायर आना चाहिए था, बच्चा जल्दीबाजी में 2 टिक करके आ जाता है और वो ऑप्शन में पक्का मिलेगा, आपको पक्का मिलेगा। तो सर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन 2 है और एक e स्क्वायर है, इसका मतलब उन दोनों में से एक आंसर होगा और वो e स्क्वायर होगा, नहीं
नहीं ऐसा मत करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स ध्यान रखिए, ठीक है ना, ये लिमिट्स सारी आपको ध्यान रखनी है, दैट यू हैव टू मेमोराइज। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ बच्चों आपको। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो क्वांटिटी आपके सामने लिखी हुई है ना, ये जो क्वांटिटी आपके सामने लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इसको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x का वैल्यू हमेशा किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, है ना। कई बार ऐसे सवाल होता है n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे n बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x हमेशा जीरो के बराबर आता है। अब इसको ध्यान से देखो, x अगर जीरो को जा रहा है तो अंदर वाली क्वांटिटी भी जीरो को अप्रोच कर रही है और ऊपर वाली क्वांटिटी भी जीरो को अप्रोच कर रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जीरो अप्रोचिंग की पावर जीरो अप्रोचिंग, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर में ln x की पावर x, सही बात है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, e की पावर में ln x की पावर x, फिर मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस ये हो जाएगा x इंटू ln के अंदर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर क्या मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये तरीका बता रहा हूं मैं, जीरो अप्रोचिंग की पावर जीरो अप्रोचिंग या इन्फिनिटी अप्रोचिंग की पावर जीरो अप्रोचिंग को सॉल्व करने का, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ln x डिवाइडेड बाय 1/x। अब ये आप देख सकते हैं कि x जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, LH रूल लगा दीजिए, तो e की पावर में लिमिट x इंटू जीरो प्लस ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर। एज यू कैन सी इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, केवल आपको मिलेगा माइनस का x, तो x अगर जीरो को जा रहा है तो इट विल बी इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है। ये क्या करना है, ये भी आपको याद करना है, याद करना है भैया, है ना। ये दोनों बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। अच्छा अब क्या होता है कि x इन्फिनिटी को जा रहा है, लेट अस सपोज अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है a की पावर x सबसे बड़ा होगा, a की पावर x हो गया, e की पावर x वेरी 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 ग्रेटर देन क्या होगा, x, वो सबसे बड़ा होगा, ध्यान रखना x से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी होती है, a की पावर x में e की पावर x भी शामिल है ना, इतना ध्यान रखना जब x इन्फिनिटी को जा रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। ये सैंडविच थ्योरम का सवाल है। अब स्क्वीज एंड प्ले थ्योरम कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास फंक्शन है, एक hx है, एक gx है और आपका एक fx है। ये तीन फंक्शन आपको दे रखे हैं। अगर ये तीन फंक्शंस आपको दे रखे हैं और इन तीनों फंक्शन में इसका लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू a hx जो है वो l के बराबर आ रहा है और लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x ये भी l के बराबर आ रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू a gx को भी l के बराबर होना पड़ेगा। ये आपकी स्क्वीज एंड प्ले थ्योरम होती है या फिर सैंडविच थ्योरम होती है। जैसे कि यहां पे ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं fn। मान लेते हैं कि फंक्शन क्या है आपका fn, लेट अस सपोज दिस इज fn। fn आपको दिया हुआ है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 से लेके कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस का 5n तक, ठीक है। अब मेरे को एक बड़ा फंक्शन सोचना है और इससे एक छोटा फंक्शन सोचना है, तो मैंने एक फंक्शन सोचा gn, उसको मैंने सोच लिया n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 से लेके कहां तक, ये हो जाएगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 तक। इस तरीके से सर ये कौन सा फंक्शन होगा, ये ऑब्वियसली बात है बड़ा फंक्शन है। किससे बड़ा फंक्शन है, fn से। फिर एक फंक्शन सोचना पड़ेगा जो fn से छोटा होगा, उसको मैंने hn नाम दे दिया। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस का 5n प्लस ये हो जाएगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस का 5n और लास्ट में कितना हो जाएगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस का 5n। यानी आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा फंक्शन, ये सबसे छोटा फंक्शन और ये मिडिल फंक्शन हो गया। इनका मतलब इन दोनों का अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं gn को सॉल्व करता हूं तो gn मुझे मिलेगा 5n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस का 1, राइट, 5n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। और अगर मैं hn को सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा 5n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 5n, क्योंकि 5n बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5n इंटू एन अपॉन ये 5n टाइम्स लिखा हुआ है, तो 5n इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 और ये भी 5n टाइम्स लिखा हुआ है। अगर आप इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, तो ऊपर और नीचे से एन स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो इसका g ऑफ n का वैल्यू आएगा 5 के बराबर। सिमिलरली ऊपर और नीचे से अगर आप एन स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h ऑफ n का वैल्यू ये भी किसके बराबर आएगा 5 के। यानी अगर ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ रही है आपस में और वो 5 के बराबर आ रही है, तो इस सवाल का आंसर भी किसके बराबर होगा 5 के। अब
बात यह है कि बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा फंक्शन कैसे सोचे, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको लगा कि आप ये सोचना शुरू कर दो कि ऐसा फंक्शन सोचा कैसे जा सकता है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपने आप सोचने पड़ेंगे आपको, है ना, अपने आप सोचने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x माइनस का 10x अपॉन एक्स क्यूब। अब बच्चा क्या करता है, देखो मेंस वगैरह में काफी बार ऐसा होता है कि सवाल जो होता है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो LH रूल से सॉल्व हो जाएगा। देखो ज्यादा पावर्स पे अगर सवाल आता है ना, जैसे स्क्वायर स्क्वायर तक तो ठीक है, चलता है, स्क्वायर स्क्वायर तक तो ठीक है, अगर क्यूब वगैरह में चला गया, पावर 4 में चला गया, बच्चे को केवल एक ही रूल दिखाया था, ले धड़ाधड़ लगा LH रूल, है ना, LH रूल, L ऑपरेटर रूल लगाओ, करो डिफरेंशिएट, करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक आंसर नहीं आएगा। ये गलत तरीका है, दिस इज वेरी बैड वे, ये सही तरीका नहीं होता है। जैसे अब मैं इस सवाल को सॉल्व करना चाहता हूं, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज व्हाट, LH रूल। मैं यहाँ पे एक्सपेंशन यूज करूंगा, जैसे मैंने sin x का एक्सपेंशन यूज कर दिया, तो sin x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, बस यहीं तक। x क्यों यहाँ तक, क्यों, क्योंकि नीचे x क्यूब आ रहा है, माइनस 10x। अच्छा सर हम ज्यादा टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ज्यादा टर्म लिखोगे ना तो आंसर चेंज नहीं होगा, पर कम टर्म लिख दी तो आंसर चेंज हो जाएगा। माइनस 10x का क्या होगा, x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब आप देख सकते हैं x x तो कैंसिल, ये हो जाएगा ये तो हो जाएगा कितना, माइनस एक्स क्यूब कॉमन निकल के ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, है ना, मतलब एक तरह से एक्स क्यूब कॉमन निकल के, तो एक तो हो गया -1/3 फैक्टोरियल, और यहां से बचेगा कितने का, माइनस का 1/3, यानी माइनस का 1/6 माइनस का 1/3। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज LH रूल, हम यहां पे LH रूल यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज डोंट यूज LH रूल इन केस ऑफ हायर डिग्रीज। एक्सपेंशन याद रखिए, ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन याद कर सकते तो नहीं, कोई बात नहीं, ई की पावर एक्स का याद रखिए, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, साइन एक्स तो पता ही है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, बहुत सुंदर सा होता है, प्यारा सा छोटू सा, cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। tan x की 3 टर्म्स याद रखो, बस 3 टर्म्स, है ना, इतना ही पता है अपन को भी, मैं भी 3 ही टर्म्स याद रखता हूँ, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। सारे एक्सपेंशन, सॉरी लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन होते हैं, प्लीज इनको इग्नोर मत करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल जेईई मेंस में सही हो तो एक्सपेंशन को छोड़ना नहीं है। e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स प्लस 3, है ना, याद है, चलें आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ तो a प्लस b निकालना है। देखो x अगर 1 को जा रहा है तो डिनोमिनेटर तो 0 को अप्रोच कर रहा है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 जाना पड़ेगा, यानी 1 माइनस a प्लस b, इसको भी 0 जाना पड़ेगा, पहली कंडीशन तो ये। अब 0/0 फॉर्म है तो LH रूल लगा लो, अगर LH रूल लगाओगे तो ये 2x माइनस का a आ जाएगा अपॉन 1 आ जाएगा। अगर x की जगह 1 पुट करोगे यहाँ पे तो ये मिल जाएगा 2 माइनस a, और 2 माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, खत्म सवाल। अब a का वैल्यू -3 हो जाएगा तो यहाँ पे डाल दो तो b का वैल्यू -4 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था कि a प्लस b का वैल्यू कितना आएगा, तो a प्लस b का वैल्यू -7 के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जब ये बहुत कॉमन सवाल होते हैं जहां पे a और b का वैल्यू आपको निकालना होता है, दीज आर वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस। ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको लिमिट को डिफाइन करना है और वो किसी वैल्यू के बराबर आ रही है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। किस चीज का ध्यान रखना है आपको, कि अगर डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है या डिनोमिनेटर इनफाइनाइट को जा रहा है तो न्यूमरेटर का भी हमें उसी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टेल सो मेनी थिंग्स इन लिमिट्स, ITF एंड function. Hope you guys have liked it. Thank you so much for watching. This is Harsh Malav, and please all the best for your preparation. Go hard. बहुत ज़्यादा मचाएंगे, मतलब अपनी तैयारी को इस तरह से रखो, बस टाइम अब खत्म होते जा रहा है, डिक्लाइनेशन में आते जा रहा है टाइम, और जैसे जैसे टाइम खत्म होता जा रहा है आप लोगों का सेल्फ मोटिवेशन भी गिरता जा रहा होगा। तो प्लीज़ आप अपने सेल्फ मोटिवेशन को गिरने मत दीजिए, क्योंकि आप है तो सब कुछ है ना, आप है तो सब कुछ है। आपने अगर सोच लिया कि मुझे करना है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप कभी नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। ये बात ध्यान रखना, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ मोटिवेशन, क्योंकि आपको संभालने वाले आप ही है। अब आप अपने पेरेंट्स के सामने जाके बोलेंगे कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, आई कैन डू इट, तो पहले ही उनको बहुत टेंशन होती है और आपको देख के उनको और टेंशन हो जाएगी। तो ऐसा ना करें, आप पैनिक ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं उदास हो रहा हूँ, मुझसे चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही, एक दो गाने ऐसे होते हैं ना जिनको सुनो, जैसे मैं कई बार सुना करता था, जैसे एक तो वो वाला गाना है, सुल्तान पिक्चर का गाना है ना,
टाइटल सॉन्ग जो है सुल्तान का वो मैं सुना करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था टाइटल सॉन्ग सुल्तान का, चल मोड़ दे उसका पंजा रे, क्योंकि एनर्जी आती है, एनर्जी लेवल डेवलप होता है, हमें ऐसा लगता है कि चक दे इंडिया का गाना है ना, चक दे इंडिया का गाना, मतलब ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसको सुन सकते हैं आप, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।